गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीपी ग्रुप में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। लास्ट मंथ जो आप लोगों ने लेवल्स अचीव किए, वापस से वही पुराना रंग जैसा दिखाई दिया हमें, जो हम फरवरी और मार्च के आधे तक छोड़ के आए थे, और जून में थोड़ा थोड़ा रंग दिखना शुरू हुआ। तो इसी उम्मीद के साथ कि अब अगला महीना जुलाई का भी आप लोग इसी तरीके से और अच्छे से मेहनत करके आगे अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक जो है, वो पर्सन जो आ रहे हैं, उन्होंने जो टॉपिक लिया वो रियली बहुत शानदार टॉपिक है, और जिस पर मैं जानता हूं कि जो लोग भी नेटवर्क बिजनेस में सीरियसली काम करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई जनरेशन प्लान इन डायरेक्ट सेलिंग। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है आप लोग कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें कई तरीके के प्लान होते हैं। तो मैं अभी बाकी चीज नहीं बताऊंगा क्योंकि जिगर जी का सारा जो है पीपीटी सब बता देंगी और वो भी सब बता देंगे। तो उसमें से हम जो वेस्टीज कर रहे हैं वो वेस्टीज में जनरेशन प्लान है। तो जनरेशन प्लान क्यों, इसके बारे बता रहे हैं मिस्टर जिगर देसाई, गोल्ड डायरेक्टर, सूरत से बिलोंग करते हैं। और मैं चाहूंगा कि जिगर जी आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच अश्विनी सर, थैंक कि यू। आपने हमें मौका दिया, और हिरेन सर कि आज मैं जो एक शेयरिंग कर रहा हूँ आपको कि भाई मैं क्यों जनरेशन प्लान में काम कर रहा हूँ। कि मुझे बाइनरी का भी नॉलेज है 5 साल का, और आज जनरेशन का भी लगभग 1-1.5 साल का मुझे नॉलेज हो चुका है। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ, और मेरा एक फेवरेट टॉपिक भी है, और ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को नॉलेज सही तरीके से नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग एक डिसीजन जो लेना चाहिए वो राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे। इसकी वजह से ये नॉलेज लेना या देना बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्यों वेस्टेज में हूँ या मैं क्यों जनरेशन प्लान में हूँ, और कोई प्लान के अंदर मैं क्यों नहीं हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, वीरेंद्र सर और अश्विनी सर है ना, आज हमें मौका दिया है, तो पहले तो उनका थैंक यू कर रहा हूँ कि आज इतने बड़े ज़्यादा लोगों के सामने आज मुझे मौका मिल रहा है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। तो जो हमारा टॉपिक है उसको हम कट टू कट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आपने जो देखा है, वाई जनरेशन प्लानिंग डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जनरेशन प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर ये जान लिया तो आपको बहुत सारे जो प्रॉब्लम मार्केट में आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है। अगर ये आराम से समझ लिया, और कोई है वैसा बंदा जो अवेलेबल नहीं है उसको समझा लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में आपको लगभग कोई प्रॉब्लम आएगा। तो मैं पीपीटी स्टार्ट करता हूँ, हम अपना सेशन को स्टार्ट करेंगे। और जो मैं स्टार्ट करता हूँ, एक जो स्टोरी है उससे स्टार्ट करूंगा जिससे आप रिलेट करोगे। एक मैच थी इंडिया पाकिस्तान की, और एक डॉक्टर जी थे, उनको बहुत इंटरेस्ट था मैच देखने के अंदर। और हमें पता है कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो बहुत मजा आता है देखने के अंदर। तो उन्होंने पूरा प्लानिंग बना के रखा था कि आज मैं छुट्टी लूंगा, है ना, कहीं क्लिनिक नहीं जाऊंगा, कोई भी पेशेंट आएगा तो कल पे ऊपर टालूंगा उसको, और पूरा सेटअप करके रखा था कि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, यानी पूरा जमा के बैठा था। और जैसे मैच चालू होने वाला था उससे पहले 10 मिनट पहले उनकी क्लिनिक से कॉल आ गया कि बहुत इमरजेंसी है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो मैं कुछ मैनेज करता हूँ। और इमरजेंसी था तो उनको लगा कि यार मैच तो लाइव देखने में ही मजा आता है। अपनी वाइफ से बोला कि ठीक है आप ये जो मैच चल रहा है ना उसको लाइव रिकॉर्डिंग कर लो, जैसे मैं मेरा काम खत्म करके आऊंगा मैं लाइव ही देखूंगा, है ना, और लाइव देखने का मजा ही कुछ अलग है। तो वो ऐसा बोल के चले गए, और उनकी वाइफ ने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। और वहाँ कुछ ऐसा क्रिटिकल कंडीशन था कि कुछ ऑपरेशन था, बहुत बड़े टाइम लग गया उनको, 2-3-4 घंटा लग गया। और 3-4 घंटे के बाद वो सफल हुए ऑपरेशन के अंदर, और फिर वो घर के ऊपर लौट रहे थे। और वो मन में सोच रहे थे कि चलो यार कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं फ्री हो चुका हूँ, और मेरी वाइफ ने लाइव जो भी है उसको रिकॉर्ड कर दिया होगा, और 100% जाने के बाद मैं सिर्फ वही रिकॉर्डिंग को एज अ लाइव की तरह मैं उसको एंजॉय करूंगा। वैसे वो जा रहे थे, सिग्नल आया, सिग्नल आने के बाद बहुत सारी गाड़ी रुकी, बाजू में एक गाड़ी रुकी थी, 4-5 लड़के लोग थे, और वो कुछ बोल रहे थे कि यार गजब का मैच था यार, कैसा मैच था, है ना, इंडिया जबरदस्त जीत गई, पाकिस्तान को हरा दिया। जब ये सुना तो उनको ये पता चल गया कि यार ये मैच के अंदर तो इंडिया जीती हुई है ना, तो पहले से उनको पता चला, लेकिन तो भी उन्होंने बोला कि नहीं मैच तो मैं लाइव की तरह ही देखूंगा। तो फटाफट घर पे गए, पूरा सेटअप किया, और जो रिकॉर्डिंग चालू था उनका जो किया हुआ था उनकी वाइफ ने, वो रिकॉर्डिंग चालू किया, और मैच देख रहे थे। जैसे इंडिया टॉस हार गई,
लेकिन उनको पता था कि यार जीतने वाला तो इंडिया है, तो उनको ज्यादा दुख नहीं हुआ। उसके बाद पाकिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग किया और धुआंधार बैटिंग किया, है ना, जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर साहब को पता था कि यार नहीं यार, जितने भी पाकिस्तान रन कर ले, लेकिन जीतने वाला तो इंडिया ही है ना। और रिकॉर्ड ब्रेक उन्होंने 300 प्लस का रन किया, रन करवाया। तो भी उनको ज्यादा वो लगे नहीं, उनको बोला ठीक है हो ही जाएगा यार, कोई प्रॉब्लम है नहीं, इंडिया जीतने ही वाली है, मुझे तो पता ही है। उसके बाद इंडिया की बैटिंग आई। जब इंडिया की बैटिंग आई तो उन्होंने काम चालू किया। पहले 1-2 विकेट गिर गए जो मेन प्लेयर थे, तो भी डॉक्टर साहब को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उनको पता था कि यार कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में जीतने वाला तो इंडिया ही है। तो 3-4 घंटे का जो मैच था वो खत्म हुआ और रिजल्ट उनको पहले से ही पता था, है ना, कि इंडिया जीतने वाला है। तो जो भी मोमेंट है उसमें उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम जो आए, जो विकेट पड़ रही थी या कुछ भी पड़ रहा था, लेकिन रिलैक्स थे, उसको पता था कि जीतने वाला इंडिया है। तो माय डियर फ्रेंड, कहानी से ये सबक सीखना मिलता है कि अगर आपको पहले से ही नॉलेज हो जाए कि वेस्टेज बिजनेस के अंदर आने वाले टाइम में मेरे पास क्या आने वाला है, अगर ये पहले से समझ में आ जाए, तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम अभी आती है कि लोग मना कर रहे हैं, लोग आपका विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको लुभावनी लालच देंगे, या बहुत कुछ होने वाला है मार्केट के अंदर और होगा, और हमारे साथ हुआ है तो आपके साथ भी होगा। तो अगर रिजल्ट पता है कि आने वाले 3 साल के बाद या 5 साल के बाद मेरे पास ये आने वाला है, तो कोई भी सिचुएशन के अंदर आप डॉक्टर साहब की तरह रिलैक्स फील करोगे। आपको पता है, आपको लगेगा 2 नहीं जुड़ा चलेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, जुड़ने तो वाला है ना, मैं क्राउन तो बनने ही वाला हूँ, लाख रुपए आने वाले हैं, कार होने ही वाला है, कार मिलने वाला है, हाउस फंड मिलने वाला है। यानी जब तक आपके पास नॉलेज अगर होगा फ्यूचर का कि ये होने वाला है, तो आपको कोई भी कंडीशन में कोई भी बंदा आपको हिला नहीं सकता है ना। तो आज यही माहिती मैं आपको देने जा रहा हूँ कि पहले से ही बताने जाने वाला हूँ कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। अगर पहले से नॉलेज हो जाएगा तो बहुत सारे लोग आपको आएंगे भी, तो भी आपको कोई बड़ा फेयर नहीं आने वाला, या कोई ऐसा आप उसमें डाउट में नहीं पड़ जाओगे कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो ये स्टोरी से ये मालूम पड़ता है। तो हमें जो कंपनी कर रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं उसका पहले से पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे अपलाइन हैं जो एक्टिव लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर उन 3 साल से लेके 5 साल तक आप सर्वे कर लो, मैं बोल रहा हूँ वेस्टेज के अंदर, जो भी ईमानदारी से सिस्टम जैसा बोलती है वैसा वो काम करता है, अपलाइन को फॉलो करता है और 3 से लेके 5 साल तक काम करता है, आप उसका देख लो, उसके पास वेस्टेज कंपनी में जितना भी इनकम बोली है 100% उतनी इनकम है। कार भी मेंटेन करते हैं, बड़ी कार भी है, छोटी कार भी है, हाउस भी, यानी जो भी बोला जाता है ना 110% होता है। लेकिन वही बंदे के पास होता है जिसको नॉलेज होता है कि 3-5 साल के बाद ये आने वाला होता है और सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। बाकी जो इसके विरुद्ध काम करेगा वो फिर कुछ भी कर ले, उसके पास कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरा यही स्टोरी से माध्यम था कि आज आप जान लो जो भी करना है वो, बाद में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आज मैं आपको रिजल्ट बताने आया हूँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है कि हम हमारे जो स्कूल कॉलेज में है सिखाया नहीं जाता है। हालांकि अभी बहुत सारे एमबीए कोर्स के अंदर आ चुका है, लेकिन तो भी एकदम निचले स्तर के ऊपर नहीं है। और ऐसे तो है नहीं कि हर एमबीए वाले डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करेंगे। ज्यादातर लोग जो बैकग्राउंड वाले होते हैं, छोटे बैकग्राउंड वाले या कुछ कम पढ़े लोग होते हैं, वो ज्यादा बिजनेस को एडप्ट करते हैं। तो आपको जानना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में है क्या, उसका जन्म कहाँ से हुआ है और आने वाले टाइम में इसका क्या ग्रोथ है। जब ये मालूम आपको चलेगा तो आप इसमें एज अ सीरियस काम करोगे। जैसे हम हमारे जॉब के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर, या हमारा कोई भी बिजनेस है या कोई भी चीज है ना, खेती बाड़ी है, कुछ भी है, उसमें हम जो काम करते हैं ना, आप 110% ये बिजनेस में वेस्टेज कंपनी में भी काम करोगे। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो आप उसको एज अ पार्ट टाइम या साइड इनकम की तरह देखोगे। और बहुत सारे लोग इसीलिए फेल होते हैं कि उसको साइड की तरह देखते हैं, और साइड के अंदर आपको साइड इनकम ही आती है। तो देखते हैं उसका थोड़ा प्रोफाइल हम देख लेते हैं। और बहुत सारे जो मीट है ना, बहुत भ्रमणा है मार्केट के अंदर, या बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा फीड किया जाता है, तो वो भी टूटेगा आज आपका बहुत सारा भ्रम। तो हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत किसने की थी, है ना। तो एक्चुअल में जो शुरुआत की थी सन 1886 में एवन कंपनी थी, दुनिया की सबसे पहली वैसे कंपनी है जो प्रेजेंट हुई थी लोगों के सामने, है ना, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनी थी, है ना। तो मैं पहले से बता रहा हूँ, एवन कंपनी थी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा एवन कंपनी थी, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम पहले पता नहीं था, है ना। और बहुत सारे लोगों को एक ही कंपनी का नाम पता है क्योंकि ये मार्केट में तेजी से कवर किया था, लेकिन एक्चुअल एवन कंपनी है जो पहले स्टार्ट हुई थी, है ना। उसके बाद जो पहली डायरेक्ट सेलिंग बनी थी डिस्ट्रीब्यूटर, जिसका जो नाम है, एक लेडीज थी, मिस्ट्रेस PFELB, वो दुनिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग थी, लेडी थी, जो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर वो एवन कंपनी के अंदर कंपनी में काम स्टार्ट किया था। नेक्स्ट सन 1910 के अंदर अमेरिका में
डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसका नाम दिया गया द एजेंट क्रेडिट एसोसिएशन, है ना। तो पहला जो एसोसिएशन बना वो अमेरिका में बना, वो भी 1910 में, कि हम जो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है उसको घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं या हर कंट्री में पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया जो उसका पूरा जो मॉडल था उसके ऊपर देखरेख रखता था। उसके बाद सन 1995 से लेकर 96 में, यानी इंडिया में जो एंट्री हुई वो 95 टू 96 में इंडिया में लॉन्च हुआ डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, MLM मॉडल, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल, और उसमें शुरुआत हुई। उसके बाद इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की शुरुआत हुई। जैसे इंडिया में लॉन्च हुई वैसे ही उन्होंने इंडिया के अंदर एक एसोसिएशन बनाया जिसको बोलते हैं IDSA, है ना। वो इसलिए बनाया गया था कि उस IDCA के अंदर भी भ्रम है लोगों को, ये कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ये पर्टिकुलर प्राइवेट बॉडी है। और ये क्यों बनाया गया था आप देख लो, है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है इसका सर्टिफिकेशन कंपलसरी होना चाहिए, होगा तो प्लस पॉइंट है। क्यों बनाया गया था कि जब शुरुआत में बहुत सारी विदेशी कंपनी जब इंडिया में आई थी, या बहुत सारी ऐसी कंपनी थी इंडिया के अंदर जो बाइनरी या कोई डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कुछ अलग प्रोडक्ट या कोई ऐसा चिट फंड वाला प्लान लेके काम कर रही थी, जो अनएथिकली प्रैक्टिस कर रहे थे, उसको रोकने के लिए उन्होंने IDSA का संगठन किया था। और IDSA के अंदर जितने भी लोग थे वो कोई ना कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के जो लोग थे या कोई CEO थे या MD थे, उसमें से ही कुछ ना कुछ लोगों को उनको पार्टिसिपेट बनाया था। तो IDSA एक प्राइवेट बॉडी है ना। तो जिसको सर्टिफिकेशन लेना होगा तो वो ले सकता है, नहीं भी लो तो भी कोई इशू नहीं है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट का हाथ नहीं है। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि मार्केट में इसके ऊपर बहुत सारा बवाल मचा था। तो ये नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास नॉलेज था तो हमें पता था, होगा तो बेस्ट, नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद 2016 के अंदर ये हमारे इंडिया के अंदर आपको जैसे पता ही है कि हमारे अंदर जो एक लॉ हुआ है ना, डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडेंस जारी हुई 2016 में हुई, तो गवर्नमेंट को भी लगा कि बहुत बड़ा बिजनेस है, बराबर, और बहुत बड़ा बिजनेस की वजह से 2016 में कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडेंस बनाई। और आपको पता होगा 2016 के अंदर बहुत बड़ी गाइडेंस है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने देखा भी नहीं होगा गाइडलाइन क्या है। और जिसको गाइडलाइन नहीं पता है ना, वो ऐसी बहुत सारी कंपनी में फंसे हुए हैं और लोगों को वही बता रहे हैं कि ये भी डायरेक्ट सेलिंग है या ये है वो है, गवर्नमेंट मानी है ये है। लेकिन जब आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जाओगे और गवर्नमेंट का, ये गाइडेंस मेरी नहीं है, आपको गवर्नमेंट की गाइडेंस आप कहीं से भी निकाल लो, MCA ऊपर से मिल जाएगा, स्टेट की गाइडेंस है, उसमें 7 क्लोज है, 7वां जो क्लोज है उसके अंदर कंपनी ने क्लियर बताया है कौन सी ऐसी कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग में मान्य नहीं है, गवर्नमेंट उसको मान्य नहीं करती है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं जितनी भी लिस्ट आपको बताऊंगा वो कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में गवर्नमेंट के हिसाब से अलाउड नहीं है। और ऐसी कोई भी कंपनी अगर वो नाम लेके चल रही है तो वो फ्रॉड है, वो चिट फंड है, और आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो। और मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि ऐसी कंपनी को बंद भी करवा सकते हो, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा। कोई आपको बोल रहा है कि नहीं हमारी कंपनी ये वो है, अगर अनएथिकली काम कर रही है, गाइडेंस में नहीं है, तो आप बंद करवा सकते हो, उसके ऊपर स्टे ला सकते हो। क्योंकि ये सब चक्कर में से मैं गुजर चुका हूँ, इसलिए मुझे पूरा नॉलेज है। अभी हम देख लेते हैं पहला जो था, है ना, कौन सी कंपनी अलाउड नहीं है, जो मॉनिटरी डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट प्लान में काम करती हो, कमोडिटी और लाइव स्टॉक में ट्रेडिंग करती हो। बहुत साल पहले ये सब ट्रेंड था। 2000 के अंदर बाइनरी का काम हुआ, बाइनरी का काम एक्चुअल में 2000 में स्टार्ट हुआ। बाकी अमेरिका में आप देख लेना बाइनरी कंपनी का वजूद होगा ही नहीं, 100 में से एक आध दो मिल जाए तो मिल जाए, बराबर, बाकी 100% जनरेशन प्लान है। लेकिन इंडिया में जब आया तो इंडिया वाले लोग जुगाड़ू लोग है ना, तो उन्होंने जुगाड़ लगाया कि यार बाइनरी में क्या उनको इजी दिखाएंगे और उसमें बहुत सारी जो चल रहा है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मॉनिटरी डिपॉजिट था, इन्वेस्टमेंट प्लान था, कमोडिटी लाइव स्टॉक अलाउड नहीं था। लेकिन तब गवर्नमेंट के हिसाब से कोई गाइडलाइंस था नहीं, कोई लॉ था नहीं, और गवर्नमेंट को भी ज्यादा मालूम नहीं था कि एक्चुअल में ये कंपनी क्या है, क्योंकि नई नई थी, है ना। तो ऐसी कोई भी कंपनी आज भी काम कर रही हो तो माय डियर फ्रेंड वो अलाउड नहीं है, वो आप उसको बैन है गवर्नमेंट के हिसाब से, और इसके ऊपर आप कोई भी कंप्लेन कर सकते हो। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाली कंपनी, मैं जिस कंपनी में जुड़ा था 2013 के अंदर, मैंने रिलायंस का इंश्योरेंस बेचा है। हमारी कंपनी के बहुत सारे पैकेज थे, उसमें से एक पैकेज था रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस, तब 2013 के अंदर मैंने बेचा था, है ना। तब ऐसा कोई लॉ नहीं था, इसकी वजह से तब हमने इंश्योरेंस भी बेचा था। इसलिए मुझे पता है कि आज आप देखो तो कोई भी ऐसी कंपनी आपको नहीं मिलेगी जिसमें इंश्योरेंस बेचने वाली बात होगी, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है ना। IRDA ने भी उसको बैन कर दिया है कि आप नहीं बेच सकते हो। ओके, जो मान्य संस्था है वही बेच सकती है।
तीसरा जो टॉपिक है डिस्काउंट कूपन एंड वाउचर देने वाली कंपनी। बहुत सारी कंपनी आई थी, आपको पता होगा, जो सर्वे करवाती थी, बराबर ना, स्पेक ईसिया थी, आप देखो बहुत बड़ा फ्रॉड करके चली गई। तो ये ऐसी ही कुछ थी, है ना, और वो भी बोलती थी हम डायरेक्ट सेलिंग है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन तब लो नहीं होने की वजह से उसके ऊपर कंप्लेन भी करोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं था। तो ऐसी कोई भी कंपनी अभी चल रही हो आपके ध्यान में हो तो माय डियर फ्रेंड वो भी आज गाइडेंस के अंदर से बाहर है। उसके बाद, है ना, सबसे बड़ा बवाल जो मचा था, है ना, जब मैं वही कंपनी में था और वो कंपनी जब मैं बाहर निकला था तब एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था बिटकॉइन वाला, क्रिप्टो करेंसी, ये कॉइन वो कॉइन, हर दिन नए कॉइन बनते थे। और मैं बोल रहा हूँ इसमें से बहुत सारे लोग हो सकता है उसमें जुड़े भी होंगे या हो सकता है कहीं ना कहीं से परिचित होंगे या कोई ना कोई उसका भाई बहन उसको बोलेगा इसमें ये इन्वेस्ट कर लो वो कर लो, है ना। तो कंपनी को पता चला कि ये भी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के ऊपर ही काम करती थी, बराबर ना। और वर्चुअल करेंसी सब बैंड है, वर्चुअल करेंसी में के अंदर भी आप बाइनरी काम नहीं कर सकते हो। अभी आप देख लो वर्चुअल करेंसी में 90% तो बंद हो गई, जो क्रिप्टो करेंसी ये करेंसी करके चल रही थी। अभी भी कुछ चल रही है, वो बहुत जल्दी बंद भी हो जाएगी क्योंकि ये लीगल है ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग लो के अंदर वो आता नहीं है। बहुत सारे लोग आपको भ्रमित क्या करते हैं कि हमारी कंपनी तो डायरेक्ट सेलिंग में आती नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग किसको बोलते हैं। अगर मैं जुड़ा, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मुझे 5,000 रुपया दो, है ना, और 5,000 वाले दो लाओ, मैं आपको दूंगा 5,000 रुपया, 2,500 रुपया दूंगा, है ना। तो जब लोगों को लाने की बात होती है ना माय डियर फ्रेंड, ऑटोमेटिक वो नेटवर्क मार्केटिंग हो जाता है, ऑटोमेटिक वो डायरेक्ट सेलिंग में आ जाता है ना। फिर वहां डायरेक्ट सेलिंग में पैसा आए या प्रोडक्ट आए, है ना। तो बहुत सारे लोग नए नए तरीके निकालते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, है ना। तो ऐसे बोलेंगे आपको कि नहीं हम डायरेक्ट सेलिंग में कौन सा काम करते हैं, हम तो इन्वेस्टमेंट प्लान में काम करते हैं। तो मैं आपको बता दिया कोई भी अलाउड नहीं है। और ऐसा बूम आता है 6 महीना 1 साल तक ऐसी कंपनी, क्योंकि मैं 2013 से जुड़ा हूँ, मेरे इतने काल के अंदर बहुत सारे ऐसे बूम आए, 6 महीना 8 साल तक 8 महीने तक रहे और फिर चले गए। और मैंने अपने आंखों से देखा है लोगों को बर्बाद होते हुए। तो मैं कभी ये पंगे में पड़ा नहीं हूँ और कभी पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि अनुभव है इसीलिए। और बहुत सारे लोग पंगे में पढ़ के देख लो उसकी हालत क्या होती है। उसके बाद वेबसाइट, वेब स्पेस, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऐसी भी बहुत सारी कंपनी थी, है ना। आप देख लेना बहुत सारी ऐसी कंपनी थी, चल रही थी, अभी बंद हो गई, है ना। ईबीस कंपनी थी, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर काम करती थी, आज वो कंपनी बंद है। अनएथिकली प्रैक्टिस किया, है ना। तो बहुत सारी कंपनी लंबे तक चली, है ना। डायरेक्ट सेलिंग के आड़ के अंदर कुछ काम अलग हो रहा था, मनी सर्कुलेशन ही हो रहा था, लेकिन जो बड़ी गेम है ना वो नहीं पता चलेगा आपको। ये लोगों को पता बहुत टाइम के बाद होता है ना, कि उसमें क्या मनी सर्कुलेशन होता है। पैकेज ऐसे होते हैं ना जिसके मार्केट में रेट 0 होता है, यानी हवा बेच के भी लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन जब हुआ, आप देखो आज भी आप सर्च कर लेना गूगल के ऊपर, है ना, लगभग 12-13 साल तो चली, मेरे हिसाब से ज्यादा चली होगी, 12-13 साल तो चली। लेकिन जब पता चला तो आज देखो बहुत सारे लोगों का कैरियर डाउन पे लग गया। उसके बाद हम देख लेते हैं एड क्लिक, ऑनलाइन सर्वे फिलिंग, है ना, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। बहुत सारे लोग बोलेंगे क्लिक करो पैसा आएगा। राम सर्वे करके कंपनी आई थी, तब मैं एसआर में काम करता था, है ना। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइनिंग करवाया, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सर्वे करना है। सर्वे करोगे और इतने लोगों को रुपया डालोगे, इतना रुपया मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा था, मैं भी वहां ज्वाइन हुआ था, मेरा मैनेजर ज्वाइन हुआ था, उसने मुझे करवाया, तब तो मुझे कुछ पता नहीं था। बोला भर दे तू, ठीक है, और कुछ पैसा कमा भी लिया था। लेकिन 6-8 महीने तक चला और बाद में खत्म हो गया वो भी। तो ऐसा बूम आता रहता है और हमने देखा ये चीज। उसके बाद ऑनलाइन गिफ्टिंग, अभी ये जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लो। ऑनलाइन गिफ्टिंग, हेल्पिंग, डोनेशन, क्राउड फंड, ये ऊपर वाला जो है ना वो उससे पहले चल गया था। और मैं आपको बोल रहा हूँ ना, हर 1 साल के बाद ये लोग नया कुछ लेके आते हैं, ऐसा कुछ लेके आते हैं, लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं। इससे पहले ये सब जो मैंने आपको बताया ये सब चल रहा था, अब ये बंद हो चुका है। तो उनको लगा कि कुछ और नया लेके आए, लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ नया लेके आए। तो अभी जो मार्केट में चल रहा है एकदम ताजा ताजा, वो चल रहा है क्राउड फंड, क्राउड फंडिंग चल रहा है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग, मुझे तो कोई प्लान दिखाने नहीं आता था, लेकिन एक बंदा था, वो मैं और अर्जुन सर थे ऑफिस पे बैठे हुए, और कुछ हमारा पुराने कंपनी वाला था, वो मिलवाने आया था, है ना, कुछ वेस्टेज वाला ही था वो बंदा, पता नहीं, बराबर ना। तो मैं तो बैठ रहा था और कुछ प्लान की चर्चा हो रही थी, क्राउड फंड वगैरह की, और मुझे पहले से मालूम था ये सब, वो क्या बोलेगा क्या नहीं बोल रहा है। तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, 15 वो ज्यादातर 60 मिनट तक बैठा और 8वीं मिनट तक वो भाग के चला गया। मैंने उसको सिंपल ही बता दिया, वो एक ही बात वो बता रहे हैं कि क्राउड फंड अलाउड है ना। तो वो आधी बात सच है, क्राउड फंडिंग अलाउड है, लेकिन वो कैसे अलाउड है वो कोई नहीं बताएगा आपको, मैं आपको बता देता हूँ। क्राउड फंड
गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से अलाउड है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में वो बैंड है ना। क्राउड फंड कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं बिलोंग हूँ और मैं किसी का प्रचार भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केजरीवाल जी थे, जब वो आपकी उन्होंने स्थापना की तब उनके पास पैसा नहीं था, है ना। तो उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया था वो एक क्राउड फंडिंग के हिसाब से पैसा इकट्ठा किया था, यानी लोगों से जो पैसा दिया था कि आप हमें पैसा दो, है ना, हम ये काम करेंगे जो भी है, तो वो क्राउड फंड के था। लेकिन केजरीवाल ने एक पूरा गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से पूरा बनाया था कि कहाँ कहाँ से पैसा आया और वो पैसे का कहाँ कहाँ हमने यूज किया, उसके लिए एक फॉर्म बनाई और पूरा लीगल तरीके से क्राउड फंडिंग होता है। केजरीवाल साहब ने ऐसा नहीं बोला था कि तुम मुझे 5,000 दो और 2 लोग लेके आओ मैं तुझे 2,500 दूंगा, या तुम 2400 रुपये लगाओ 2 लोगों को लेके आओ, एक आईडी के ऊपर 1200 मिलेगा, दूसरी आईडी के ऊपर 1200 मिलेगा और 2 साल के बाद तुझे मिलेगा 2 लाख रुपया। नॉन वर्किंग प्लान जो अभी चल रहा है ना, जो लोगों को बेवकूफ बनाने वाला जो प्लान चल रहा है, वो ज्यादा नहीं, 1 साल तक, 1 साल से ज्यादा चल गया तो मुझे मिल लेना, ऐसी बहुत सारी कंपनी आई। क्राउड फंड एक्चुअल में वहां अलाउड है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जहां आपको बोलता है कि आप ये आईडी लगाओ, आप नीचे वालों को पैसा भराओ, आपको ये पैसा मिलेगा, 2 साल के बाद ये मिलेगा, 3 साल के बाद ये मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, नॉन वर्किंग प्लान फलाना दिन का, और आपको स्टेटमेंट भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। और बहुत सारे लोग सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में काम होगा, उसके अंदर अकाउंट में पैसा आएगा नहीं आएगा दिखा, ये सब चलता रहता है ना। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे क्राउड फंड आ गए, है ना। मैंने 5-6 क्राउड फंड तो देख लिया अभी, और जो बंदा दिखाना आया था जब मैंने उसके ऊपर स्टडी किया तो उससे पहले भी 4 कंपनी में सेम ही पैटर्न में काम करता था, एक क्राउड फंडिंग में काम करता था, उसमें छोड़ा, वो बंद हुआ तो किसी और कंपनी में आया, वो छोड़ के फिर ये कंपनी कर रहा है, अभी छोड़ के ये क्या करेगा पता नहीं है। और मैं आपको बोल देता हूँ, गारंटी बोल देता हूँ, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग का अगर टॉप लीडर है या एक सक्सेसफुल लीडर है, आप मुझे कोई भी ऐसी चिट फंड कंपनी में एक लीडर बता दो जो किसी भी एक अच्छी कंपनी में, एथिकल कंपनी में एक अच्छे लेवल पे पहुंचाओ और ये क्राउड फंड कर रहा हूँ, है ना। अच्छे लेवल की बात कर रहा हूँ, वन टाइम लेवल की नहीं बात कर रहा हूँ, वन टाइम इनकम की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अच्छे लेवल की बात कर रहा हूँ, अच्छे इनकम की बात कर रहा हूँ, अच्छे सिस्टम को फॉलोवर की बात कर रहा हूँ। मुझे एक बंदा तो दिखा दो, है ना, क्राउड फंड में गया हो, बता तो दो। नहीं गया होगा यार, आप चेक कर लो क्राउड फंड में कैसे जाते हैं पता है। एक कंपनी मान लो वेस्टिज ज्वाइन किया, सब करो, कुछ काम किया, हो सकता है सिस्टम फॉलो किया नहीं किया, ऑफलाइन में काम किया नहीं किया, कुछ काम होता है, और काम भी कैसे करता है, पार्ट टाइम अपने जॉब के साथ, उसके साथ भी 2-4 धंधा और करता है, फिर 2 साल के बाद बोलता है सर इसमें तो कुछ नहीं होता है, ये तो बेकार है, इसमें तो ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है, और वो जाता है ऐसी क्राउड फंड वाली क्विक फास्ट इनकम के अंदर। जब वो इनकम के अंदर जाएगा तो वो देखेगा कि यार ये कंपनी के अंदर तो ये भी लोग मेरी तरीके है, वो उसको भी बताएगा, है ना, उसको भी बोलेगा यार क्या है यार, मैंने भी करके देखा, मैं तो गोल्ड लेवल पे था, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, तेरा भी कुछ नहीं होगा। और ऐसे जो नीचे वाले लोग होते हैं ना, जिसको नॉलेज नहीं होता है, वो उसके साथ चले जाते हैं और एक लालच देते हैं, यार कोई दिक्कत नहीं यार, वेस्टी के साथ कर, ये सबसे बड़ा लालच है। वो बोलेगा तू वेस्टी तो कर रहा है, उसमें क्या करना है, आईडी तो लगाना है ना, आईडी लगाने के बाद क्या करना है, दूसरा रेफरेंस करना है, और 90% के शिकंजे में चले जाते हैं। देखो मेरा काम करने का तरीका एक ही है, देखो मैरिज एक ही बार होता है, बराबर ना, और एक सही तरीके से उसका प्रोसेस होता है। तो अगर डायरेक्ट सेलिंग में काम करना हो तो एक ही कंपनी के साथ करना पड़ेगा। 2 नाव के ऊपर सवार कभी होता नहीं है, वो लोग उल्लू बना रहे हैं, वो अपने आप के खींचने के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसा मैं तो कभी कोई देख ही नहीं रहा होगा जो इसमें भी काम कर रहा हो उसमें भी कर रहा हो, है ना, वो टाइम पास कर रहा होगा। तो ये सब ऐसे बहुत सारे आपको बोलते हैं, और बहुत कुछ देखो, अगर क्राउड फंड कराऊंगा तो 1% 2% लोग तो पैसे कमाएंगे, है ना। तो सिंपल मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ क्राउड फंड वाले को, बोला ठीक है सर, है ना, मैंने बोला स्टैम्प पे दे दो सर, मैं डाल देता हूँ 1 लाख रुपया, मुझे स्टैम्प पे दिखवा दो। कंपनी दे नहीं दे, लेकिन आप मुझे दोगे ना सर, आपको तो विश्वास है। जब ये बोला तो उन्होंने बोला नहीं हम स्टैम्प पे नहीं देंगे। मैंने बोल दिया मैं डाल दूंगा पैसा, आप स्टैम्प पे लिख के दो, मैं तो आपके पास बोलूंगा नाम आपका आना चाहिए, मुझे कंपनी के साथ कोई लेना नहीं है, मैं लगा दूंगा, आप बोलो उतना पैसा, आप बोलो 2 साल के बाद फिक्स आएगा, दे दो स्टैम्प के ऊपर, बाद में मैं देख लूंगा कैसे होता है। तो कोई स्टैम्प पे लिख के नहीं देता है, और लेकिन शॉर्ट अमाउंट होता है। पहले क्राउड फंड में 25,000 रुपया थे, 50,000 वाला प्लान चलता था, 50 वाला खत्म हुआ तो 25 वाला आया, 25 वाला खत्म हुआ तो बीच में 10,000 रुपया वाला, अभी 24 वाला आया है ना। 2400 की इसलिए है कि आप फिर 1,000-2,000 वाला इसलिए है कि लोग कंप्लेन नहीं कर पाए, बराबर ना। तो क्राउड फंड नहीं चलेगा, ज्यादा चलने वाला है नहीं। तो मैं कभी भी चेक के ऊपर डिपेंड नहीं करता हूँ, आपको काम करना है, आपको कैरियर बनाना है। तो मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, देखो मार्केट के अंदर आप पानी की बोतल भी बेचते हो और दारू की बोतल भी बिकती है, दोनों बिकती है। हो सकता है दारू की बोतल में मार्जिन ज्यादा है
और पानी की बोतल में मार्जिन कम होगा, ये हो सकता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन पानी की बोतल जो भी बेचता होगा, एक्वाफिना है, किनले, जो भी होगा, है ना, आज वो भी करोड़पति है, लेकिन आज उनके नाम के ऊपर कोई दाग नहीं है। और जो दारू की बोतल बेचता होगा, है ना, वो भी हो सकता है पैसा कमा ले, लेकिन आपको पता है कि वो 8 दिन जेल में रहता है ना, और उसकी इमेज क्या होती है मार्केट के अंदर आपको पता है। तो आपको क्या करना है आप देख लो, वह 1 नंबर का पानी का बोतल जैसा काम करना है या 2 नंबर का करना है। आपको अगर अच्छा लगता है दारू बेचना, तो ये जो क्राउड फंड है, डोनेशन है, हेल्पिंग है, मेरे तरह से तो दारू बेचने वाला धंधा है। जब ये कंपनी बंद होगी या कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आपकी इमेज को इतना बड़ा इफेक्ट होगा, और वो बंदा कभी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं कर पाएगा। बहुत सारे मेरे लीडर जो इसी पुरानी कंपनी में थे, उसके बाद वो ऐसी चक्कर में पड़े, आज तक वो बाहर नहीं निकले, आज भी वही कंपनी कर रहे, एक छोड़ के दूसरी, और वो चीट फंड में ही जा रहे। अभी आप अगर मैं उसको वेस्ट भी बता दूंगा ना, तो वो बोलेगा नहीं यार, इतना काम कौन करेगा यार, ये कौन पहले से टीम बनाएगा, यानी अभी उसको शॉर्टकट चाहिए। तो ये जो लफड़े वाला काम है, हर 1 साल में, हर 2 साल में बंद होता है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। और 2-4 जो लोग होते हैं और ये चलाते हैं ना, उसका थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लो। जैसे आप कोई कंपनी के अंदर आप उसका देखते हो ना, मैनेजमेंट कौन है, पहले देख चलो ये कौन चला रहे हैं। ऐसे भगोरे लोग चला रहे हैं जो ऐसी कंपनी चला रहे हैं, इससे पहले और 6 कंपनी में लोगों को फंसाया था, आज वो 7वीं कंपनी में फंसा रहे हैं। और नहीं है तो मेरे साथ मिलवा देना, कोई भी इसमें बंदा होगा, मैं जानता हूँ उसको, उसका पूरी हिस्ट्री मेरे पास है, कुंडली मेरे पास बैठी हुई है, तो वो क्या करता था, क्योंकि जब मैं जाता हूँ तो मुझे पता होता है। तो बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, और बहुत सारे लोग आपको बुलाएंगे फंसा के, और वहां आपके फोटो ले लेंगे। ऐसा भी हुआ है मेरे अपलाइन के साथ, उनको बुलाया फॉलोअप के लिए और फोटो ले लिया, और फिर आपको बताएंगे देखो आपके अपलाइन वेस्टेज के अपलाइन भी है जो इतना पैसा कमा रहे हैं, और वो हमारे साथ क्राउड फंड के अंदर है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो धोखेबाज लोग हैं, तो आपके साथ धोखे में डालेंगे, और फिर आप घूमते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देख लेना कैसे प्रकार के लोग उसमें फंसते हैं, या तो एकदम नए लोग होंगे, है ना, जो पैसे वाले होंगे, पैसे डाल लेंगे, या तो फिर ऐसे ही होंगे जो फेल हुए होंगे, वही उसकी कंपनी में जाते हैं। मर्जी आपकी है क्या बेचना है आपको। आपको लाइफ टाइम सिक्योरिटी चाहिए कि आपका लड़का भी गर्व से नाम बोले, या फिर वही एक बार करके बैठ जाओ। और मैंने एक भी बंदा नहीं देखा, सिंगल बंदा जो ऐसे क्राउड फंड या चिट फंड में गया हो और आज भी डायरेक्ट सेलिंग की तरह लाइफ को मेंटेन करता हो। एक बंदे का नाम आप दिखा देना, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, नंबर दे दूंगा, मैं मान जाऊंगा कि एक प्लेटफॉर्म बहुत दमदार है। एक भी बंदा नहीं होगा, शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है पैसा आए, लेकिन मुझे पता है कि 2 नंबर का पैसा 2 नंबर में ही जाता है। आप चेक करके देख लेना, है ना। तो आप देख लेना वो लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाएगा, जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं। आज सिद्धार्थ सर को देखो अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं, और ऐसे जो भी कंपनी के टॉप लेवल के होते हैं, आपको कभी देखा है वो छोड़ के चिट फंड में गए हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, बराबर ना। वो होगा कोई ऐसी कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में प्रॉब्लम हुआ तो किसी और कंपनी में वो जंप करेगा, लेकिन चिट फंड में तो कोई जाता नहीं है। मैं आज तक तो कोई बड़ा लीडर को देखा नहीं हूँ जो मेरे ध्यान में है, कोई भी कंपनी का हो। ये ऐसे ही बटे बटे लोग होते हैं जो इसमें चले जाते हैं, और ऐसे ही लोगों को लाते हैं, और वो वैसे ही वेस्टेज में सफल नहीं थे और नेगेटिव फैलाते हैं, वेस्टेज में ये है वो है, और ऐसे 10-15 लोगों को लेके जाते हैं। तो आज तक तो मैंने कोई कंपनी देखी नहीं है जो 10-15 साल चली हो, या कोई आज भी लाइफस्टाइल को मेंटेन करता हो। शॉर्ट गेम का क्विक मनी का प्लान है, और गवर्नमेंट का अलाउड नहीं है। किसी को बंद करवाना हो तो मैं आपको बता देता हूँ सॉल्यूशन। सिंपल काम करना है आपका, आप जो भी वहां प्रोसेस करें, अगर 2400 रुपया जो भी आप लगाते हो उसका प्रूफ ले लो, ऑनलाइन करो या कुछ भी करो, और जो भी लीडर चला रहा है 1 या 2 लीडर, उसके नाम का FIR कर दो। मैं आपको बोल रहा हूँ सर, 1 महीने के अंदर अगर बंद नहीं हो गया तो जिगर जैसे नाम बदल कर देगा। ऐसा हमने करके दिखाया, हमें पता है कहाँ क्या करना है। कंज्यूमर फोरम के अंदर कंप्लेन कर लो कि ऐसी एक कंपनी थी सर, है ना, ऐसा पैसा लगाया, हमके वचन दिया था कि कुछ नहीं करना है सर, आपको ऐसा पैसा डलवाना है और 2 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा, लेकिन मेरे साथ धोखेबाज हुआ। और वैसे भी गवर्नमेंट के अंदर ये बैंड है, और जैसे गाइडलाइन को लेके जाना है और बोल रहा है सर फिर बाद में हमें पता चला कि गाइडलाइन में बैंड है। जैसे कंज्यूमर कोर्ट इंक्वायरी करेगा, अगर ये जो लीडर चला रहे हैं ना, अगर फाफे नहीं पड़ जाए तो मुझे बोल देना, है ना। लेकिन मैं ऐसे पंगे में नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन करना होगा तो 100% नहीं होगी तो मुझे बोल देना, क्योंकि हमारी पुरानी कंपनी ऐसे ही बंद हुई थी, बराबर ना। 1.5-2 साल के लिए गुजरात के अंदर फंडा यही था, कंप्लेन किया था और प्रॉपर्ली उसको दिया था। वो जेन्युइनली काम करती थी, प्रोडक्ट में काम करते, उसके बावजूद भी बंद हुई थी। आप सोचो, है ना। ठीक है, उसका जो भी ओवर प्राइस था, लेकिन बंद हुई थी। तो ऐसी फर्जी कंपनी को बंद करने में 1 महीने से ज्यादा नहीं होगा। ये इसलिए चल रही है कि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, और कोई लोग उसके ऊपर आप फोकस नहीं करना चाहता है ना, हाथ नहीं डालना चाहता है। इसलिए ये कंपनी अंडर खाने चल रही है और बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बना रही है। बाकी चैलेंज है सर, कोई भी चैलेंज दे दे मुझे, 1 महीने से ज्यादा मुझे नहीं लगेगा इसको बंद कराने के लिए, अगर मैं उसके पीछे पड़ गया तो।
लेकिन मैं कोई भी नेगेटिव चीज के अंदर हाथ डालना नहीं चाहता हूँ। बाकी प्रोसेस चाहिए तो मैं बता दूंगा किसको मिलना है कंज्यूमर कोर्ट में, क्या कंप्लेन करना है, क्या एफआईआर करना है, कहाँ जाना है और कैसे पूरा प्रॉपरली काम करना है। वो जो डो चला रहा है ना उसको ही बैन कर दो, नीचे वाले तो ऑटोमेटिक सिस्टम में आ जाएंगे। तो ये सब सिस्टम है हमारे पास, लेकिन हम को बताया गया है कि आप अपना काम करो, अपनी लिटी को बड़ा करो, किसी की लिटी को छोटा मत करो। लेकिन ये सब होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट की गाइडेंस के अंदर बैंड है। अगर मेरे पे विश्वास नहीं हो तो गवर्नमेंट की गाइडेंस चेक कर लेना, 7वां नंबर क्लोज है और ये मैं वहां से ही उठा के लाया हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। और कंपनी ने इसीलिए बोला है, अभी एक गाइडलाइंस के अंदर आपको पता होगा एमसीए के अंदर 317 लोगों की लिस्ट बाहर पड़ी थी, है ना, कि ये कंपनी ने अपना सबमिशन किया है, रिपोर्ट फाइल किया है। ये इसलिए किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 37 ही कंपनी है, इसका मतलब ये था कि अभी ये कंपनी का डेटा गवर्नमेंट के पास है। अगर ये कंपनी कोई भी फ्रॉड करेगी, अगर आप क्लेम करोगे, गवर्नमेंट सीधा एक्शन लेगी। कोई भी कंपनी में बोल रहा हूँ, मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी हो, अगर उसके ऊपर एक्शन लेना हो तो आप उसके ऊपर प्रॉपर्ली डीलिंग करो। गवर्नमेंट को पता है, उसका डेटा है, क्या कर रहा है। 100% उसके ऊपर कुछ ना कुछ या तो कंपनी को बदलाव करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी कंपनी अभी जो चल रही है ना, बहुत सारे केस अभी चल रहा है उसके ऊपर, लेकिन ये नॉलेज नहीं होता है ना, और बहुत सारे बदलाव भी चल रहा है ना। तो ये क्राउड फंड बहुत बड़ा जेल है। अभी आज क्राउड फंड चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ 1 साल और ठहर जाओ और कुछ फंड लेके आ जाएगी मार्केट के अंदर। और लोगों को रिलायंस का उदाहरण देती है कि रिलायंस ने क्राउड फंड करके रिलायंस एम्पायर बनाया, अंबानी भी क्राउड फंड। ये जो है ना, वो मैनिपुलेशन है। मेरे सामने बिठा दो, वो क्राउड फंड करती है लेकिन वो आईबीओ बाहर पाती है, वो लीगल तरीके से क्राउड फंड करती है, वो डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं करती है, वो पैसा नहीं भरवाती है किसी के पास, वो उसको शेयर बेचती है। तो वो अलग अलग फंड है। तो ऐसे बहकावे में मत आना। जिसको अपने इमेज नहीं चाहिए, जिसको दारू जैसा धंधा करना, वो कर सकता है, कौन सा बड़ा काम है ना। दारू बेचने वाला भी है, लेकिन आप समझ लो। और जिसको पानी बेचना है तो है डायरेक्ट सेलिंग, पानी की तरफ प्योर है ना, उसमें भी लोग पैसा कमा रहे, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बैंड है, कृपया करके इसके चक्कर में मत पड़ना। अगर पढ़ना होता तो जिगर देसाई पढ़ जाता, और मेरे पास इतना टैलेंट है कि इसमें पढ़ के मैं पैसा कमा भी लेता, लेकिन वो पैसा कुछ टाइम तक आएगा, बाद में मेरी इमेज भी नहीं रहेगी और बाद में हो सकता है मुझे जॉब करना पड़े या कुछ अलग करना पड़े, इसलिए मैं इससे दूरी रहता हूँ, है ना। तो थैंक यू, इसके अंदर मत पढ़ना। और बहुत सारी प्रोडक्ट वाली कंपनी आती है, यंत्र तंत्र वाली। एक कंपनी थी यंत्र तंत्र वाली, है ना, वो तो पता नहीं बंद हो चुकी है, लेकिन ऐसी भी प्रोडक्ट है, यंत्र तंत्र दिखाएंगे। एक पहले कंपनी आई थी स्वदेशी कंपनी करके, उसमें ऐसे ही था, एक प्रोडक्ट था, कुछ ब्रेसलेट करके था, पहनोगे या कुछ ऐसा लॉकेट करके था, आपके अंदर एनर्जी आएगी। ये सब बेकार थी। मैं बोल रहा हूँ ना, 2016 से पहले ये सब ऐसा चल रहा था, वो बैंड हो चुका है। इसलिए वो लोग अभी डायरेक्ट सेलिंग का नाम नहीं लेते, बोलते हमारा ये प्लान है, हमारा ये प्लान है, हम तो एक क्राउड फंड कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन काम तो वही करे, लोगों को बेवकूफ बनाने का। तो ये देखो, इतने पॉइंट है, ये जो भी पॉइंट है इसके ऊपर आप देख लेना, गाइडलाइंस है। और मैं एक ही काम करता हूँ, मेरे बैग के अंदर मैं गाइडेंस लेके चलता हूँ। अगर कोई भी लीडर मिल जाए मुझे, मैं पहले गाइडेंस को बढ़वाता हूँ, मैं लेते चलता हूँ। मेरे पास महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भी गाइडेंस है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी गाइडेंस है, और मैं टिक करके रखा हूँ, बोला देख ले गवर्नमेंट तो मना कर रही है ना, कहाँ से अप्रूव है बता दो, आपकी अप्रूव है क्या गवर्नमेंट से। तो मैं लेके चलता हूँ, इसलिए लेके चलता हूँ। कभी भी मुझे कोई भी मिल गया तो देखो, प्रूफ के ऊपर बिलीव होता है, बोलने के ऊपर बिलीव हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैं कुछ भी झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं प्रूफ लेके चलने वाला बंदा हूँ, और ये सब प्रूफ है, तभी मैं आपको दिख रहा हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं उसके बाद, हम डायरेक्ट सेलिंग करते क्यों है। आप अपने आप से पूछो कि हम क्यों बिजनेस के अंदर आए, है ना। जब आप बिजनेस के अंदर आए, तब हो सकता है कोई भी कंपनी के अंदर हम घुसते हैं, तब ज्यादा हमें पता नहीं होता है कि वेस्ट चीज क्या है, और कोई कंपनी क्या है, कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन एक्चुअल में हम क्यों आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हम 4 चीजों के लिए आते हैं, है ना। हमें बताया जाता है कि आप ये कंपनी कर लोगे तो आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, आपको पैसे की आजादी मिलेगी, आपको एक पैसिव इनकम मिलेगा, और एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मिलेगी। 90% लोग, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, हम इसीलिए आते हैं कि ये 4 चीज हमें जो जॉब से या जो बिजनेस से नहीं मिलने वाली है, वो आने वाले टाइम में 4 साल 5 साल के अंदर, ये अच्छी कंपनी के अंदर हम ये अचीव कर सकते हैं। तो हम इसीलिए आए हैं, है ना, एक राइट काम करने के लिए। तो देख लेते हैं कि कौन सा प्लान या कौन से ऐसी सिस्टम है जो आपको ये चारों चीज दे पाए। और जब मैंने चुनाव किया था वेस्टिज कंपनी का, तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया, 8 से 9 महीना लगा था। 8 से 9 महीने में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसका प्लान मैंने देखा नहीं हो, जिसका मुझे पूरा पे आउट स्ट्रक्चर पता नहीं हो। मुझे सब कुछ पता है, सूरत के अंदर कितने टॉप लोग हैं, हर एक कंपनी का नाम के साथ है मेरे पास। उसके बावजूद भी मैंने ज्वाइन किया वेस्टिज, है ना। तो कुछ ना कुछ होगा, इसलिए ज्वाइनिंग किया। ये 4 फंडे थे, इसके लिए मैंने वेस्टिज को ज्वाइन किया।
बाकी पैसे तो मैं इससे पहले कंपनी में भी कमा लेता था, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम थे, हम शेयर करेंगे मैं आपको आगे। राइट कंपनी को चूज करने के लिए, है ना, हाउ टू चूज अ राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। 90% लोग फेल इसलिए हो जाते हैं, उसको पता ही नहीं है राइट डायरेक्ट कंपनी क्या है। और उसका भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ते हैं अपने फैमिली वाले से, वो बोलता है भाई तू जुड़ जा, मैं तेरा काम करवा लूंगा। ज्यादा लोग प्लान भी नहीं समझते, कुछ पता ही नहीं होता है और जुड़ जाते हैं, है ना, तो उनको पता नहीं चलता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 5 ऐसे पॉइंट है, 5P है। अगर आपको कोई भी कंपनी को चेक करना हो तो उसके 5 पॉइंट के ऊपर फोकस करो। अगर ये 5 पॉइंट के अंदर अगर प्रोडक्ट कंपनी दमदार है तो मैं बोल रहा हूँ वो कंपनी करना चाहिए, फिर वो वेस्टीज हो या कोई भी हो। क्योंकि मैंने 5 फंडे के ऊपर मैंने हर एक कंपनी को, टोटल 15 कंपनी है जो जेन्युइनली चल रही है, ये 15 कंपनी के ऊपर मैंने हर एक का प्लान देखा। उसके बाद ये 5 को मैंने कंपेयर किया था, तब जाके मैंने वेस्टीज को चूज किया। पहला पीपल है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, ना प्रोडक्ट आते हैं माय डियर फ्रेंड, ना प्लान आता है, पहले तो पीपल आता है। कैसे लोगों के साथ या कैसे मैनेजमेंट के साथ आप काम करते हो, पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीपल वो फर्जी वाले है जो फर्जी प्रोफाइल बनाते हैं और आपको बड़ी बड़ी लालच देते हैं, आपको ऐसी ऐसी बात करेंगे, अगर ऐसे पीपल के साथ कोई भी कंपनी कर लो, अच्छी कंपनी भी कर लो, मैं बोल रहा हूँ, तो भी आप डूबना टे है। क्योंकि रॉन्ग सिस्टम के अंदर रॉन्ग लोगों के साथ आप काम कर रहे हो। राइट पीपल होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो चीज आता है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोफाइल, है ना। आज सबसे जो पिछली कंपनी में था, प्रोफाइल, तब तक हमें पता ही नहीं था कि क्या चेक करना था, तो प्रोफाइल की वजह से, है ना, हमें कुछ चेक नहीं किया, तो प्रोफाइल की वजह से आज वो कंपनी को कोई भी जो प्रॉब्लम हुआ वो प्रोफाइल का ही प्रॉब्लम था। तो वेस्टीज में जब मैंने चेक किया, सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट था प्रोफाइल। हर एक कंपनी का मैं प्रोफाइल देखता था, है ना। और मैंने वेस्टीज का प्रोफाइल, मैं बोल रहा हूँ मार्केट में जितनी भी कंपनी कर रही हो उसके आजू बाजू भी नहीं है उसका प्रोफाइल, है ना। क्योंकि वेस्टीज के पास जो प्रोफाइल है मुझे तो कोई कंपनी में दिखा नहीं, क्योंकि तब नहीं तो मुझे कोई कंपनी का प्लान पता था, मेरी कंपनी के अलावा एक भी कंपनी का प्लान पता नहीं था। एज ए न्यूट्रल करके मैं देख रहा था, वेस्टीज के अलावा कोई प्रोफाइल दमदार नहीं है। उसके बाद एक प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रोडक्ट के अंदर सस्ता महंगा कुछ नहीं है यार, मार्केट में सस्ता सस्ता ही चाहिए, तो यार मार्केट में बहुत कुछ है सस्ता, सस्ता महंगा नहीं है। प्रोडक्ट की क्वालिटी उस और एफोर्डेबल रेट होना चाहिए। एफोर्डेबल यानी लोग कंज्यूम कर पाए, है ना। इतना भी हाई रेट नहीं होना चाहिए कंज्यूम नहीं कर पाए, और सस्ता भी नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि सस्ता और क्वालिटी, मुझे ये दिमाग में नहीं बैठ रहा है कि सस्ता अच्छा कैसे हो सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लोग मार्केट में बोल रहे हैं सस्ता है और अच्छा है। मान लो कि मेरी एक शादी है, मेरी शादी के अंदर हलवाई को मैं बुलाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ देख भाई दमदार चाहिए, प्लेट का भाव, प्लेट दमदार होनी चाहिए, अच्छी उसमें वानगी होनी चाहिए, मिठाई भी होनी चाहिए, सब कुछ दमदार होना चाहिए, है ना। और रेट उसका जो होना चाहिए जो एकदम अफोर्डेबल होना चाहिए। जो नॉर्मल जो वो थाली बनाता था, मान लो कि उसका रेट था 100 रुपये एक थाली का, और हाई रेट था 700 रुपया या 500 रुपया, तो वो ऐसा बोल रहा है कि जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो 500 रुपये वाली होनी चाहिए और उसका रेट होना चाहिए 100 रुपया। तो माय डियर फ्रेंड, क्या लगता है वो हलवाई बना देगा? 500 वाली प्रोफाइल के अंदर 100 रुपया लेगा? वो नहीं लेगा। वो बोलेगा सर इसका रेट इतना ही है, क्योंकि इसके अंदर मैंने पनीर का साग डाला है, मिठाई डाली है, ये डाला है। तो जो हिसाब से वो क्वालिटी देगा या जो हिसाब से वो प्रिपरेशन करेगा, उसके हिसाब से उसका रेट सेट होता है। सस्ता और अच्छा, ये दोनों है ना, कभी भी मैच कोई कंपनी नहीं कर पाएगा, है ना। क्वालिटी और अफोर्डेबल, ये टर्म्स एंड कंडीशन राइट है ना। अफोर्डेबल भी है और वो क्वालिटी भी दे रहा है ना। तो ये सब देख लेना, अच्छा सस्ता ऐसा है नहीं, है ना। तो ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान में क्या देखना मैं आपको बता देता हूँ, है ना। जो बाइनरी बता देते, मैं जो कंपनी में था मैं तो पैसा कमा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन जब वेस्टीज के अंदर आया तो मैंने क्या देखा, मैंने प्लान को वही समझा कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ना। तो प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लान के अंदर अगर हमारे डाउनलाइन कुछ ना कुछ पैसे कमाते होंगे, उसके बाद अगर हमें पैसा मिलता होगा तो वो उसके अंदर लीडरशिप टिकी रहेगी और वहां से लोग भागेंगे नहीं, है ना। और बहुत सारी कंपनी के अंदर सिर्फ अपलाइन पैसा कमाता है और नीचे वाले कमाने की संख्या ना के बराबर होती है और पूरी टीम चली जाती है और सिर्फ अपलाइन फिर कंपनी को चेंज करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ अलग फंडा होता है। तो प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आप देख लेते हैं। उसके बाद है पे आउट। पे आउट कैसे मिलता है आपको वो भी देखना पड़ेगा। ये जो 5 पॉइंट है ये कंपनी के साथ, है ना, ये 5P आपको देखना पड़ेगा। और ये 5P मैंने चेक किया है 100%। और मुझे आज डिस्ट्रिक्ट का कुछ भी बता दो, मुझे आज पता होगा। मार्केट के अंदर
डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग प्लान है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं दो जो चल रहे हैं मार्केट के अंदर है ना उसके बारे में बात कर लेता हूँ कि कौन किस प्लान के अंदर आपको सिक्योरिटी मिलेगा। अलग अलग मार्केटिंग जो प्लान है माय डियर फ्रेंड, पहला जो प्लान है जो बाइनरी है, मैं आपको बता देता हूँ जितने भी शुरुआत की कंपनी है एक भी कंपनी बाइनरी में नहीं है। आप सोचो, पहली जो कंपनी थी वो भी जनरेशन प्लान के अंदर थी, उसके बाद भी कंपनी जनरेशन प्लान में थी, लेकिन बाइनरी का इजाद किसने किया? बाइनरी का इजाद किया इंडियन कंपनी ने। जब वो इंडिया में आई ना तो बहुत सारे लोग जो जुगाड़ू लोग होते हैं ना, उन्होंने इजी, इंडिया में इजी चाहिए, बाहर के लोग इजी, हार्ड वर्क कुछ नहीं होता है और इजी और हार्ड कुछ नहीं होता है, लेकिन उनको लगेगा कि यार मार्केट में ये तो चल ही रहा है, अगर इसके कंपैरिजन में ऐसा कुछ हम देख ले और लोगों को इजी बता दे, और इजी शब्द सबको फेवरेट है, मुझे भी अच्छा लगता है, इजी है ना, लेकिन एक्चुअल में इजी ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बाइनरी का इजाद 2000 साल में हुआ और आप देख लेना ज्यादातर 90% कंपनी आपको बाइनरी इंडिया में ही मिलेगी। 99, मैं बोल रहा हूँ 99, 1% लोग होंगे जो हो सकता है कहीं बाहर चल रही हो बाइनरी के अंदर, लेकिन 99 कंपनी का जो इजाफा हुआ है बाइनरी में हुआ है। तो बाइनरी यानी सिंपल बात बोल रहा हूँ, देखो फिर वो उसमें जनरेशन ऐड करे क्या करे मुझे नहीं पता होता है, लेकिन बाइनरी मीन्स डोल है, यानी दो जगह में हमें काम करना है, बराबर ना। आप ज्यादा लेग या ज्यादा डाउन लाइन को क्रिएट नहीं कर पाओगे, दो में ही आपको काम करना है। अब देख लेते हैं आगे डिस्कशन बताऊंगा। दूसरा है जनरेशन, जो प्रोडक्ट बेस्ड प्लान होता है जो रीपरचेज पर काम करता है, जिसमें आपको अपनी इच्छा अनुसार लेग चलाने की अनुमति हो। लोग बोलते हैं कि चलो बाइनरी कंपनी अच्छी है सही है, तो मैं आपको बता देता हूँ जितनी भी कंपनी बाइनरी में चलती थी 2016 से पहले सबका प्लान ऐसा था, उसमें रीपरचेज नहीं था। आप चेक कर, मेरे पास पूरा डेटा है, मेरी कंपनी में भी रीपरचेज मॉडल नहीं था, है ना। एक ही बार प्रोडक्ट लेना था और वही मेंबर वाला था कि मेंबर बनाओ ये होगा वो होगा जो भी था वो। लेकिन 2016 के बाद जब गवर्नमेंट का गाइडेंस आया, क्लियर लिखा है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के मॉडल जो होना चाहिए रीपरचेस होना चाहिए, मेंबर सिस्टम वाला नहीं होना चाहिए। अगर वो नया नहीं भी जुड़ा है तो भी पुराने लोगों में से भी रेवेन्यू जनरेट करके एक डायरेक्ट सेलिंग अपना पैसा जनरेट कर पाए, क्लियर एंड कट लिखा है 2016 में जो गाइडेंस आई वो, है ना। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ बड़ी बड़ी कंपनी ने, बड़ी बड़ी बाइनरी जो कंपनी थी, अपना प्लान रीपरचेस मॉडल पे बना दिया, है ना। रीपरचेस मॉडल हर एक कंपनी में है, वो भी बनाया बैठा है, वो सिर्फ दिखाने के लिए चल रहा है, बाकी एक्चुअल में वो है नहीं। आप कोई भी बाइनरी का भी प्लान देख लो रीपरचेस मॉडल के ऊपर होगा, लेकिन 2016 के पहले कोई कंपनी है नहीं, है तो होगी तो मुझे बता देना आपको, है ना। तो ये सब गवर्नमेंट के बाद, लेकिन जनरेशन प्लान है वो पहले से ही चल रहा है, उसको पहले से ही पता था कि जब गवर्नमेंट की गाइडेंस आएगी, है ना, तब ये चौक चेंजेस आने वाले हैं, है ना। और रीपरचेस मॉडल के ऊपर ही चलने वाला है कि नए लोग नहीं भी लाओगे तो पैसा मिलेगा। तो जनरेशन इसीलिए फिट बैठता है कि 2016 के बाद जो एथिकल कंपनी थी जनरेशन प्लान में परफेक्ट काम करती थी, कभी भी उसने अपना प्लान को चेंज नहीं किया। आप देख लो 2016 के बाद कितनी कंपनी ने अपना प्लान कितनी बार चेंज किया, तो अब देख लेना उसका मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है। आगे देख लेते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है। आपको डिफरेंस को समझना पड़ेगा बाइनरी के अंदर, क्योंकि मैंने काम किया है मुझे पता है। देखो बाइनरी कोई भी कंपनी आ जाए वो कुछ भी बता दे यूट्यूब के ऊपर या कुछ भी बता दे, लेकिन अंदर की बात तो ये है कि बाइनरी के अंदर रिस्क फैक्टर ज्यादा होने की वजह से कोई फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। प्लान में दिखाते हैं लेकिन फिक्स नहीं होता है ना। उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है फिक्स, अगर वो बोलते हैं फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आगे का पॉइंट हम देख लेते हैं। अगर फिक्स होगा तो हर बाइनरी कंपनी के अंदर इनकम के ऊपर कैपिंग क्यों है? एक भी कंपनी मुझे बता दो जिसके अंडर कैपिंग नहीं है। अगर आप बता दोगे तो मैं आपको मान जाऊंगा, आप सर्च कर लेना, ये टास्क मैं आपको दे रहा हूँ। अभी भी मार्केट में कोई भी चल रही हो, आप देख लेना किसी ना किसी इनकम के ऊपर, है ना, कैपिंग होगा। अगर वो कैपिंग नहीं लगाएंगे ना तो कंपनी बंद हो जाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। अब ये कैपिंग लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए कि 2 लेग में काम करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन 2 लेग में करना है, तो पॉसिबल ही नहीं है 2 लेग में करने के लिए, तो उसको कैप लगाना पड़ेगा। कैप नहीं लगाओगे तो नीचे डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं डेस्क के अंदर। इसलिए जो बाइनरी होता है वो डेस्क के अंदर पे आउट नहीं देता है और वो कैप लगाता है, बराबर है। दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा पॉइंट जो बता देता हूँ, है ना। जब इससे पहले जो कंपनी चलती थी वो क्या करती थी, हाई मार्जिन के प्रोडक्ट बनाती थी। मान लो 2000 रुपए का प्रोडक्ट है वो बेचती थी 10,000 रुपए में, 8,000 जो बचा उसमें से ही पे आउट देती थी। जैसे कि मेरी कंपनी थी,
मैं जिसमें था यही था फंडा, लेकिन तब कुछ मालूम हमें था नहीं। लेकिन अभी क्या हुआ, थोड़ा चेंज कर लिया, है ना, अलग तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया। अभी क्या होता है कि लोगों को पता है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनी बहुत सालों से चल रही है, अच्छा काम कर रही है। अगर उसको मैनिपुलेट करना है उसके लीडर को, है ना, या उसको वर्षे से थोड़ा टाइम तक हटाना है, तो हम क्या करेंगे, सस्ते प्रोडक्ट दिखाएंगे, हमारा प्रोडक्ट इससे ये सस्ता है, हम तो ये कर रहे वो कर रहे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आप अगर बिजनेस में आए हो तो आपको पैसा मिलता है बीवी के ऊपर, पीवी के ऊपर। अगर कोई कंपनी आपको बोलती है कि हम टर्नओवर में से देती है, तो वो झूठ बोलती है ना। टर्नओवर में से कैसे मिलता है, बिजनेस वॉल्यूम के टर्नओवर में से आपको पैसा मिलता है। आप जितना बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करते हो उसके बिहाफ पे आपको आपकी कंपनी को मिलेगा, बराबर ना। तो सिंपल बात है, बहुत सारी कंपनी क्या करेगी, 5 रुपया घटा देगी लेकिन बीवी आपका कम कर देगी, है ना। अगर मान लो कोई कंपनी 100 रुपये बेच रही है एक प्रोडक्ट के ऊपर, उसको पता है कि 100 रुपये मुझे बेचना है, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट के ऊपर 10 रुपया 5 रुपया कम कर देगा और वो 100 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन करने का 50 रुपया, है ना। तो अल्टीमेट कंपनी को प्रॉफिट है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जहां 100 रुपया होने वाला था वहां आधा हो चुका है। तो नुकसान आप बताओ, डायरेक्ट सेलर को है कि नहीं है, नुकसान डिस्ट्रीब्यूटर को है, डाउनलाइन को है, अपलाइन को है, ये पता नहीं चलता है लोगों को। तो बीवी क्या होना चाहिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बीवी। प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको 40 रुपए का अच्छा लगेगा वो लेगा, जिसको नहीं अच्छा लगा 10 रुपए का भी नहीं लेगा, और जिसको लेना होगा 100 रुपए का भी लेगा। मैटर वो नहीं करता है, हम यहाँ बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट के थ्रू पैसा कमाना आए हैं, है ना, हम सेल्समैन नहीं है। बाकी सस्ती प्रोडक्ट चाहिए तो बहुत सारे मार्केट में है। अगर यहाँ से बीवी पीवी हटा दूं तो मुझे बताओ कितने लोग परचेस करेंगे, बताओ, कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट होगी, है ना, कम हो जाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि बीवी पीवी नहीं है, बेनिफिट नहीं है, कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट हो नहीं बिकेगी, है ना। तो मेन है एक्चुअल में कोई भी कंपनी में बिजनेस वॉल्यूम, है ना, ये समझ लो। तो ये नए नए तरीके से लेके आती है, लोगों को भ्रमित करती है। और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ भ्रमित वही होता है जिसको नॉलेज नहीं होता है, जिसको मैच का रिजल्ट नहीं पता होता है वही भ्रमित होता है, और जिसको पता होता है उसको पता होता है कि भाई कुछ साल तक की गेम है, बाद में लौट के हमारे पास ही आने वाले हैं, और ये सब हमें पता होता है। उसके बाद सेल्फ परचेस के ऊपर कोई भी इनकम नहीं आती है। अगर कस्टमर ओरिएंटेड प्लान है, जब वेस्टेज का प्लान हमने देखा तो मुझे अट्रैक्ट किया वही कि अगर आप 3,000 रुपए का सामान लोगे तो आपको 100 रुपया आएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लाख करोड़ रुपए का चेक अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे इतना बताया गया कि आप पर्सनल खरीदी करोगे तो आपको 100 रुपया मिलेगा। क्योंकि आज तक जो मैं कंपनी कर रहा था, अट्ठानी नहीं आती थी। अगर मैं 24,000 रुपए का भी प्रोडक्ट लूंगा ना तो भी मेरी इनकम जीरो, अगर मेरा डाउनलाइन भी लेगा इनकम जीरो। तो मुझे बोला गया मेरे को 3,000 रुपये के ऊपर इतना पैसा आता है, तो यार ये कंपनी के अंदर एक राइट सिस्टम है जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट खरीदने के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूशन है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कोई भी बाइनरी कंपनी देख लो, अपने सेल्फ परचेसमेंट के ऊपर वो इनकम नहीं देते, क्योंकि आपको मुझे पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका प्लान है सेटिंग वाला, दो प्लान वाला, है ना। लेवल कंप्लीट करने में भी सेल्फ पीवी में गिनती नहीं होगा। अगर मुझे लेवल कंप्लीट करना है तो मुझे डाउन लाइन यानी मेंबर बनाने वाली जो स्कीम होती है वो तरीके से नीचे ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। अगर कोई नई ज्वाइन करेगा तो मुझे अपनी घर की आईडी लगानी पड़ेगी, और मैंने बहुत आईडी मैंने लगाई थी, मेरे घर की भी 2-3 आईडी मैंने लगाई थी। जब बाइनरी में होता है किसी की आईडी होती नहीं है, कोई भी बड़ा लीडर हो आप उसको पूछ लेना, 2 3 4 5 6 पता नहीं कितनी आईडी होती है। क्यों होती है, क्योंकि लिमिटेशन है, बराबर ना। देखते हैं आगे। 2 लेग में बीवी मैचिंग करना मुश्किल है, न होने पर दूसरे लेग से बिजनेस फ्लश आउट हो जाता है, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। मैं देखता हूँ ठीक है, देखो अगर मैं कितना भी बड़ा नॉलेजेबल हूँ, है ना, मैं भी मैच हर महीने तो नहीं कर पाऊंगा भाई। कई बार हो सकता है बिजनेस बहुत बड़ा हो, कोई एक लेग में हो सकता है माइनस भी हो जाए, ये होने वाला है। देखो बिजनेस में प्लस माइनस चलता है, कोई ऐसा बोलेगा हमेशा प्लस चलेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो बीवी मैचिंग करना है ना। हम अगर चलते हैं तो एक पैर आगे होता है, एक पैर पीछे होता है, दोनों साथ में रख के चल सकते हैं क्या, नहीं चल सकते। तो ऐसा ये प्रॉब्लम पॉसिबल है नहीं, तो बिजनेस फ्लश आउट हो जाता है ना। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे फ्लश आउट होता है, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। जनरेशन प्लान में ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं आगे बताता हूँ। ये एक मुझे लगा और ये होता था हमारे अंदर भी। तो आप अगर शॉर्ट टाइम के अंदर काम नहीं करोगे, महीने में वो नहीं किया तो आपका हो गया जीरो, है ना। तो कितना भी एक ही लेग में काम करना होगा या 2 लेग में करना होगा, तो भी जो उसमें मेहनत होता है वो 16 लेग नहीं 25 लेग वाला होता है। जो करता है उसको पता चलता है। सबसे बड़ी जो गेम होती है, मैंने जितनी बाइनरी कंपनी को देखा वो बाइनरी वाले ही सबसे ज्यादा सेटर होते हैं। सेटिंग जो होती है बाइनरी में ही होती है ना, क्योंकि वो बाइनरी चलाते हैं और वो सेटिंग ज्यादा करवाते हैं। आईडी शिफ्टिंग का गेम होता है ना। और बहुत सारे ऐसे हमको ऑफर मिल चुका है
विस्टिज में आने के बाद भी और पहले भी, कि आप आ जाओ, आपकी आईडी लगा देंगे और आपको 500 लोगों की एक लाइन दे देंगे, है ना। और वो क्या करेंगे, जो आईडी एक्टिव नहीं है, कैसे होता है मुझे भी पता है, जो आईडी एक्टिव नहीं होगी, है ना, तो उसके जो भी होंगे, जिसका प्लान होगा, वो आईडी की जगह मेरी आईडी को शिफ्ट कर लेंगे और उसके नीचे जितनी भी 50-60 की टीम होगी, बराबर, वो पूरा मेरे नीचे आ जाएगा और मेरे को बोलेगा एक लेग में काम करने को। और ये गेम, अगर ये ऑफर किसी को भी मिलेगा ना, मैं बोल रहा हूँ अच्छे लोग चले जाएंगे। वो ऐसा समझेंगे एक ही लेग में काम करना है ना, लेकिन ये अनएथिकली काम है, कब तक चलेगा, कितने लोगों को आईडी शिफ्ट कराओगे, कितने लोगों को लाओगे। अगर अनएथिकली काम हो रहा है ना, तो उसका परिणाम अनएथिकली होने वाला है। तो ये गेम रहता है, कोई मना करता है तो मेरे पास ला सकते हो, ऐसे बहुत सारे ऑफर मिल चुके हैं, आज भी मिलते हैं, हमें पता है कैसे होता है, और सब गेम मैनेजमेंट के थ्रू होता है। तो ये मैनेजमेंट थ्रू, और ये सब लीडर करवाते हैं, है ना। तो बाइनरी में ज्यादातर यही होता है, लीडर की सेटिंग होती है पूरी। उसके बाद ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, आज सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट था बाइनरी के अंदर, जो मैं कर रहा हूँ, आज भी कंपनी आप देख लो बाइनरी के अंदर, उसका कभी भी ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। आप देख लेना, उसके अंदर लीडर ही सिस्टम चलाते हैं, है ना। लीडर ही अपना अलग अलग ट्रेनिंग चलाएंगे, वो बोलेगा फलानी टीम वाला बंदा है, फलानी टीम ट्रेनिंग में आता ही नहीं है, बराबर ना। मेगे सेमिनार होता है बड़ा बड़ा, उसमें चार्ज लिया जाता है 500 रुपया, 2-2 हजार की टिकट रखी जाती है, क्योंकि उसका सिस्टम ही नहीं है। कंपनी ने कुछ सिस्टम बनाया नहीं है कि भाई क्या होना चाहिए, कितना रेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि सारा काम तो लीडर करते हैं, उसकी मर्जी 2000 टिकट रखे या 10,000 रखे, है ना। और ये सब हमारे साथ हो चुका है। उसमें ये होता है कि बहुत सारे लोगों के पैसे लग जाते हैं टिकट के अंदर, और जितना पैसा कमाते नहीं है उससे दुगना पैसा गवा देते हैं, और फिर उसको लगता है कि यार यहाँ तो पैसा कमा नहीं रहा है, जा रहा है ना। तो ये सब ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो कोई बाइनरी कंपनी ऐसी मिली नहीं जिसके अंदर इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अगर होगा तो मुझे 100% आप फोन करके बता सकते हो कि सर फलानी कंपनी है, सर उसके अंदर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। जो जनरेशन में होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, जो हमारी वेस्टेज के अंदर है। उसके बाद एक लेवल अचीव होने के बाद इनकम ट्रेनिंग होना शुरू हो जाती है। बहुत सारी अभी कंपनी है मार्केट में आई थी, है ना। क्या करती थी वो, अगर मान लो बाइनरी में क्या होता है, अगर 2 लेख के अंदर ही पूरा बिजनेस होता है ना, तो जब ऊपर वाले का बड़ा बड़ा चेक बनता है तो वहां ट्रिम होना चालू हो जाता है। चेक तो बताते हैं 25 लाख का, 30 लाख का, लेकिन उसमें उसका पे आउट 10%, 20% कट के आता है। अब ये जो सेटिंग होता है ना, वो सेटिंग होता है मैनेजमेंट और वो मेन लीडर के साथ। अब ये जो बात है ना, बहुत अंडर की बात है। ये हो सकता है बहुत सारे लोग वो एग्री नहीं करेंगे मेरे साथ, लेकिन ये बात पता है क्योंकि मैं बहुत टॉप लेवल पे रह चुका हूँ, मुझे पता है सेटिंग कैसे होती है। और 110% बाइनरी में ऐसे सेटिंग ट्रिमिंग होना चालू होता है। बहुत सारी ऐसी कंपनी देखी जो स्टेज के ऊपर, है ना, BMW भी दिखाते थे सेमिनार के अंदर, और चेक भी दिखाते थे 50-50 लाख का, लेकिन वो चेक सिर्फ दिखाने के लिए था, क्रेडिट भी रुपया नहीं हुआ था, और BMW ऑडी भी भारी की थी। ऐसे भी मैंने देखे, मेरे पास नाम भी वो कंपनी का आज भी चल रही है, लेकिन वो कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ऐसी बहुत सारी कंपनी मेरे पास नाम पता है, तो ऐसी फंडा जब, लेकिन मैंने जब देखा तो ज्यादातर ये झोलझाल बाइनरी में होता था। मैं बाइनरी का दुश्मन नहीं हूँ, वो भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये झोलझाल वाली जो कंपनी आती है बाइनरी में क्यों आती है वो मुझे पता नहीं चला। जनरेशन में मैंने कभी ऐसा झोलझाल अभी तक तो देखा नहीं है। उसके बाद मैंने सबसे बड़ा देखा कि मैंने जैसे बताया, दिखाया हुआ चेक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है ना। और अभी एक नया ट्रेंड चालू हुआ है, कुछ मुझे 5-7 दिन पहले पता चला, अभी नया ट्रेंड चालू हुआ है कि मान लो कि वो चेक दिखाते 18 लाख का, है ना। बहुत सारी अभी कंपनी चल रही है, आपको सबको पता ही होगा, सोकल कंपनी है, चेक दिखाते 18 लाख का, है ना। और मेरे पास पूरा प्रूफ लेके मैं आया, प्रूफ है मेरे पास, मैं दिखाऊंगा कि कभी किसी दिन 18 लाख का चेक है, चेक दिखा रही 18 लाख का, लेके 18 लाख क्रेडिट भी होते हैं, फलानी कंपनी क्रेडिटेड NEFT। लेकिन जब उसका पूरा स्टेटमेंट देखने को पता चला, तब पता चला 18 लाख में से मान लो उसका चेक है 5 लाख का, तो 5 लाख के अलावा 12 लाख निकाल के उसको कंपनी को देना पड़ता है। अब ये तो जो गेम थी, ये नई गेम आई है, जो एथिकल कंपनी अभी चल रही है बहुत सारी, है ना, वो ऐसी गेम कर रहे हैं, वो क्रेडिट भी करवाते हैं 18 लाख लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन जो लीडर होता है उसको उसमें से पैसा निकाल के रिटर्न किसको देना पड़ेगा, कंपनी को देना पड़ेगा, और एक्चुअल जो उसका पे आउट है वो पे आउट ही मिलता है। माय डियर फ्रेंड, ऐसे झोलझाल वाले मार्केट में प्लान चल रहे हैं, और ऐसा चल रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे सेटिंग होती है। बड़े बड़े पे आउट दिखाते हैं, लेकिन वो क्रेडिट भी होते हैं, क्रेडिट होने के बाद वो रिटर्न पैसा निकाल के देता है। ये बड़े लेवल का झोल है ना। और प्रूफ है मेरे पास, मैं आपको चाहे तो स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ। मेरे पास एक बहुत अच्छे लीडर है जिसका चेक 15 लाख था, आज भी वो है कंपनी, उसका मैंने जब स्टेटमेंट पूरा मेरे पास आया तब मुझे देखा कि 8-9 लाख कैश निकाले हैं, वो भी सेटिंग करने के लिए,
है ना। तो ऐसी है। और अभी एक नया चालू हुआ है नई कंपनी के अंदर, एमजी। जब मैंने स्टेटमेंट देखा एक लीडर का, तब मुझे पता चला एमजी देते हैं। मुझे लगा चला एमजी क्या है ना, क्रेडिट हुआ था एमजी। तब मुझे पता चला एमजी यानी मिनिमम गारंटी। अब लीडर को खरीदने के लिए एमजी देना पड़ता है कि मैं तेरे अकाउंट में, तो तेरा अगर काम भी नहीं हुआ, बिजनेस फ्लैश आउट भी हो गया, तो मैं तेरे को एमजी दूंगा, मिनिमम गारंटी पे आउट दूंगा, तू आ जा मेरी कंपनी के अंदर, है ना। और वो आपको स्टेटमेंट में दिखेगा एमजी, एनईएफटी और एमजी, उसको पता चलेगा हमने कितना एमजी लिया, बराबर ना। अब ऐसे बड़े लेवल का अभी झोल चल रहा है, जो अच्छी अच्छी कंपनी अभी अपने आप को बोल रही है, तो भाई ये दूर रहना। और बहुत सारा कुछ होता है, आईडी पेंडिंग रखते हैं। बाइनरी के अंदर क्या होता है कि आईडी क्या होती है, पूरे जिंदगी भर चलती है। एक बार मैंने आईडी बना ली, मान लो कि मैंने 100 आईडी यहाँ बना ली, 100 आईडी वहां बना ली, मैंने पैसे भी ले लिए, लेकिन मैं ग्रीन नहीं करवाऊंगा। मैं 2 महीने के बाद एक साथ में ग्रीन कराऊंगा, और एक साथ में ग्रीन करने के बाद बड़ा पे आउट दिखाऊंगा, क्योंकि हमने भी ये सब किया है। हमें भी एक रॉन्ग प्रैक्टिस करवाई थी इससे पहले जो कंपनी में था, है ना। और एक वीक का चेक या एक महीने का चेक बड़ा दिखाओगे, और वही चेक चलेगा 1-2 साल तक, है ना। तो कभी भी चेक के ऊपर डिपेंड मत रहो, है ना। ये चेक देखने वाले लोग है ना जल्दी गिर जाते हैं, मुझे पता है ना। ये अगर कंपनी को देख के देखोगे और लास्ट में चेक भी देखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। तो ऐसे क्लोजिंग होता है ना। लेकिन हमारी कंपनी में नहीं होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों नहीं होगा। तो उसके बाद सिंगल आईडी पर बड़ी इनकम ले पाना मुमकिन नहीं है, खुद की ही मल्टी आईडी बनाकर बिजनेस करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया। और कहे जाने वाले 2 लाख प्लान में कई लाइन संभालनी पड़ती है। माय डियर फ्रेंड, मैं बाइनरी के अंदर 3 आईडी थी मेरी, पहले से ही मुझे प्रमोट करते थे, जिगर जी आप अगर 3 आईडी लोगे ना तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये 2 लाख के ऊपर ही पैसा दिखाते हैं सब बड़ा बड़ा, और बहुत सारे लोग चले जाते हैं, है ना। और मैं बोलता हूँ बड़ा चेक लेने के लिए आपको एक से ज्यादा आईडी के ऊपर काम करना पड़ता है, और वो बोलते हैं 2 लाख पे काम करना पड़ता है। ऐसे लोगों को मिला है। सिर्फ उसने क्या किया, एक बंदे को लेफ्ट में डाला, एक बंदे को राइट में डाला, बस। ऐसा कोई बंदा आपको मिला, सिर्फ 2 ही लोगों को ज्वाइनिंग करवाया और वो फिर लाखों रुपया कमाने लगा? नहीं, बहुत सारे लोगों को उसको भी डालना पड़ता है। अगर मान लो मेरे पास 100 लोग है ना, लेकिन बाइनरी है तो मुझे 2 के अंदर ही डालना पड़ेगा। लेकिन अगर जनरेशन प्लान है, अगर मुझे छूट दिया जाए कि आप कोई भी लेख में डालो, यार 100 लोग में कहीं भी डाल सकता हूँ, फिर 6 लेख बनाओ, 10 लेख बनाओ या 50 लेख बनाओ, लेख से कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। तो जैसे सिस्टम होती है उसके हिसाब से काम होता है। और मैं तो कभी ऐसा लीडर देखा ही नहीं हूँ जो सिर्फ 2 लोगों को रेफरेंस देके लाखों करोड़ तक पहुंचाओ, मैं तो देखा नहीं हूँ। आपको अगर बड़े लेवल पे जाना है तो लगातार लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, सेल्फ के ऊपर लाना पड़ेगा, और सेल्फ ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी, जो बाइनरी हो, ट्राइनरी हो, पता नहीं कौन सी भी हो। तो ये सब क्या एक जो भ्रमित लोगों को कर रहे हैं ना इजी है, ये ऐसा कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड। आगे मैं बताऊंगा। अपलाइन ओरिएंटेड प्लान है, बाइनरी प्लान हमेशा अपलाइन ओरिएंटेड लेते हैं। बड़े लीडर की टीम में इनकम लेने वाले कम है। मैं सिर्फ अगर बाइनरी कंपनी में कोई भी बंदा हो मेरे साथ, अगर वो मिले, मैं उसको ज्यादा नहीं पूछता हूँ, मैं कभी उसका चेक नहीं, मैं बोला ठीक है सर आपका चेक बहुत बढ़िया है, लेकिन आपकी टीम में मुझे 50 लोगों का चेक दिखा दो जो 50,000 रुपए से ऊपर हो। अगर आपने दिखा दिया सर, नहीं तो मुझे आपका प्लान देखना है, नहीं आपका मैं ज्वाइनिंग कर लूंगा। आज तक कोई भी बाइनरी वाला मुझे दिखा नहीं पाया है, क्योंकि मुझे पता है जब 5,000 की टीम मैंने बनाई थी, जब मैं 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया कमा रहा था, तो मेरे नीचे कमाने वाले 1 लाख रुपया कमाने वाला एक बंदा था। उसके बाद सिर्फ 10,000, 20,000, 25,000 वाले ही लोग थे 5,000 की टीम के अंदर। आप सोचो, कमाने वाले 50 लोग का भी लिस्ट बनाऊंगा ना तो भी लिस्ट भी नहीं बनेगा, है ना। और बहुत सारे लोग मोटिवेशन में काम करते, तो मुझे पता है एज अपलाइन था, मैं भी 2 लेख चला रहा था, तो मेरे पास तो पैसा आ रहा था, है ना। तो वही काम होता है, जो अपने दम पे काम होता है उतने लोग ही पैसा कमाते हैं, और नीचे वाले का पैसा नहीं आता है। तो ये जो है बोल रहे ना, तो अपलाइन ओरिएंटेड प्लान है, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ ऊपर से नीचे होता है ना। तो ये सब चेक हमने किया था जब हम इन्वेस्टेड कंपनी में आए। एक बार बड़ा चेक आने के बाद वो स्टेबल कभी नहीं होता है। अगर आप, मैं बोल रहा हूँ किसी भी बड़े लीडर हो, आप उसका 6 से 8 महीने का स्टेटमेंट चेक करो, है ना। आपका पूरा स्टेटमेंट मंगाओ। और बहुत सारे कंपनी वाले जो भी चल रहे हैं वो अपना स्टेटमेंट ही नहीं दिखाते, है ना। अपना चेक भी दिखाते तो छुपा के दिखाते, दोनों साइड पे कितना काम हुआ वो भी नहीं दिखाते, है ना। आप मांगोगे तो स्टेटमेंट के लिए आपको बड़ी बड़ी बात करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट जब दिखाओगे तो उसको पता चल जाएगा, बराबर ना। तो आप 6-8 महीने का स्टेटमेंट दिखाओ। मैं बोल रहा हूँ 1 to 2%, पूरे इतने बड़े बिजनेस के अंदर 1 to 2% होंगे जिसका हो सकता है 6 महीने 8 महीने का एक प्लस माइनस में चेक हो। बाकी मैं बोल रहा हूँ 98% का चेक आप देख लेना, कितना अप है, कितना डाउन है या क्या है ना। तो मुझे तो स्टेबिलिटी मिली नहीं, क्योंकि मैं 1 लाख भी कमाया,
लेकिन वहां से 50,000 भी चेक हो जाता था, कभी 10,000 भी नहीं आ जाता था, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि 1 लाख से 10,000 आने में कितना बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो 1 लाख आए या 50 लाख है, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था अगर 1 लाख भी कमाओ ना, लेकिन स्टेबल आना चाहिए। बस मेरा फंडा यही था बिजनेस के अंदर, एक ही आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्टेबल आना चाहिए, है ना। तो ये बिजनेस मुझे चाहिए था, तो इसलिए मैं ये बिजनेस को ज्वाइन किया। बाइनरी के अंदर उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना। मान लो कि मैं अपलाइन हूँ एक के अंदर, मैंने अपना जो भी सेल्फ पीवी किया, मेरा डाउनलाइन है, उसने जो अपने डाउनलाइन बनाया, उसने कुछ बीवी का बिजनेस किया, मान लो 2500 बीवी का बिजनेस किया, एग्जांपल ले रहा हूँ। लेकिन अगर मान लो मैंने सेल्फ परचेस नहीं किया तो मुझे इनकम मिलेगी? नहीं मिलेगी, बराबर ना। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपका जो टर्नओवर होता है वो नहीं मिल रहा है। यहाँ बी जो बंदा है ना माय डियर फ्रेंड, बी बंदे को पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन हो सकता है ए बंदे का तो 2 कंप्लीट हो गया, तो उसके डाउनलाइन तो पैसा नहीं जा रहा है, लेकिन अपलाइन को जा रहा है। जो मैंने आपको बोला अपलाइन ओरिएंटेड प्लान, प्लान ऐसा होना चाहिए कि हर एक को पैसा मिले, बराबर ना, जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा मैं बता देता हूँ, मान लो कि 500 बीवी मैंने भी की है, मेरे डाउनलाइन भी किए, उसने 2 भी बनाए मेहनत के, लेकिन कुछ 5-10 पीवी के लिए वो रह गया, है ना, तो उसका पे आउट हो जाएगा जीरो, यानी फ्लश आउट। जो फ्लश आउट की मैं बात कर रहा हूँ ना, बहुत डेंजर है। देखो 6 लेग चलाना बहुत आसान है, मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ। 6 लेग 12 लेग वो अलग मैटर है, 6 लेग 12 लेग है, लेकिन वो अलग मैटर वाली लेग है। लेकिन यहाँ तो आपको मैचिंग करना है, सबसे टफ है मैचिंग, बराबर ना। मैचिंग हर बंदा नहीं कर पाएगा, 1-2% कर पाएगा। और ऐसे कंडीशन में आपने तो काम किया ना, बी बंदे ने 500 पीवी सेल्फ परचेस भी किया, 2 साइड में काम भी किया, उसके बावजूद भी चेक जीरो हो गया। मैं बोल रहा हूँ जनरेशन के अंदर कैसा भी स्ट्रक्चर हो जाए, मुझे नहीं लगता जीरो चेक आएगा कभी, ये तो हो ही नहीं पाएगा। इतने टाइम में इतना समझ मुझे आ गया कि जनरेशन में हो सकता है प्लस माइनस हो सकता है बिजनेस, लेकिन जीरो नहीं हो सकता है, ये मुझे मालूम चला। तीसरा बता देता हूँ, मान लो कि मैंने एक साइड में 10 लाख का बिजनेस किया, और दूसरी साइड में 2 लाख का बिजनेस किया, है ना, तो मुझे पैसा मिलेगा सिर्फ 2 लाख रुपए का मैचिंग का। 8 लाख रुपए गए कहाँ माय डियर फ्रेंड? 8 लाख रुपए हो गए फ्लश आउट। मेहनत तो मैंने सी में भी किया, डी में भी किया, है ना। तो ये बहुत बड़ा जोड़ है कि नहीं है, मुझे बता दो, है ना। और वेस्टेज के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, मान लो कि एक लाइन से मैंने 10 लाख का बिजनेस किया, है ना, एक लाइन से, और बाकी की मान लो मेरी 6 लेग चल रही है, मैं बोल रहा हूँ 3-4 लेग भी चल रही है, बाकी का मिला के सिर्फ 2 लाख का काम किया मैंने। बाकी की मान लो 5 लाख से मैंने 2 लाख का काम किया, यानी बहुत कम काम किया, लेकिन 1 लाख से 10 लाख का काम किया, तो वेस्टेज आपको 10 प्लस 12 लाख का पे आउट देती है। माय डियर फ्रेंड, जनरेशन इनकम के अंदर टोटल पैसा मिलता है, फ्लश आउट नहीं होता है। लेकिन लोग अलग अलग तरीके से बात करेंगे, और बाइनरी के अंदर मैं आपको बोल रहा हूँ जितना मैचिंग होगा उतना मिलेगा, बाकी का फर्स्ट आउट होने ही वाला है ना। जब ये 8 लाख कहाँ चले गए? वो तो चले गए कंपनी में, तो फायदा कंपनी को हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूटर को? आप देख लो, प्लान ही ऐसा बनाया है कि कंपनी को फायदा हो। ऐसा कौन सा प्लान है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा हो गया? तो ऐसे आप देख लो, अभी इसमें कौन सा किसी का है। और जो लोग बोलते हैं यहाँ पॉइंट आता है पावर लेग, पावर लेग, मैं बोल रहा हूँ दे भी दिया जाओ पावर लेग। मान लो 1 लेग दे दिया, 10 लाख, कुछ नहीं करना पड़ता है, तो क्या कर लोगे? दूसरे लेग से पावर लेग हो जाएगा क्या आपका? है ना, नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने जो काम ही नहीं करना है, अगर आप काम ही नहीं करोगे तो पावर लेग कहाँ से होगा? और जो पावर लेग जो कुछ टाइम तक पावर लेग रहता है, बाद में वो वीक लेग हो जाता है। मुझे पता है कैसे वो पावर लेग होता है, और पावर लेग जैसा कुछ होता नहीं है, और टेम्पररी चीज है। तो ये बहुत सारा जोल बाइनरी में होता है, और ये हर एक कंपनी के अंदर है, ये होने ही वाला है ना। तो ये चक्कर में आप देखो जो भी है, और बहुत सारे जो भ्रम है बाइनरी के, मैं आपको आज पूरा क्लियर करूंगा। ये इजी होता है, देखो मार्केट में इजी कुछ नहीं है। आप स्टडी करने जाओगे, कॉमर्स भी है, आर्ट्स भी है, साइंस भी है ना, तो इजी कुछ नहीं है। करने वाले आज साइंस भी कर रहे हैं, कॉमर्स भी ले रहे हैं, आर्ट्स भी ले रहे हैं। अगर इजी होता तो आर्ट्स तो सबसे इजी है, तो भाई इंडिया में तो सब आर्ट्स लेने चाहिए ना, सभी आर्ट्स लेके आगे बढ़ने चाहिए, है ना। तो इजी ऐसा कुछ नहीं है, जैसे सिस्टम में आप जाओगे उसके हिसाब से वो आप उसको इजी कर सकते हो। उसके बाद फास्ट वर्किंग प्लान, देखो ऐसा कुछ भी कोई प्लान फास्ट स्लो नहीं होता है, लीडर उसको फास्ट या स्लो बना सकता है। अगर कोई लीडर चाहे तो जनरेशन प्लान में भी बहुत सारे ऐसे लीडर है, आप देख लेना 6 महीने में बहुत सारे पे आउट पे पहुंचे हैं, आप देख लो। अगर जनरेशन प्लान स्लो होता, एकदम स्लो होता, तो आप देख लो बहुत सारे लीडर आए हैं 6 महीने में 6 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक पहुंचे, आप देखो। अगर स्लो होता तो नहीं आना चाहिए ना। तो स्लो फास्ट कुछ नहीं होता है, वो लीडर की क्वालिटी के ऊपर है, उसके टीम बिल्डिंग के ऊपर होता है। उसके बाद सिर्फ 2 लेग चलाना पड़ता है, बहुत बड़ा भ्रम।
है ना। बहुत बड़ा भ्रम आपको लेके चलता है भाई ये फलानी कंपनी में तो इतने लेख चलाने पड़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो 2 चलाने पड़ते हैं। मैं आपको पूरा चार्ट के साथ दिखाऊंगा कि 2 नहीं, मैं बोल रहा हूँ 36 से ज्यादा चलाने पड़ते हैं। ये तभी मालूम चलेगा जब 3-5 साल आप गुजारोगे, तब आप मेरी तरह बोल पाओगे कि कितना चलाना पड़ता है। ये लोग बोलते हैं बाइनरी प्लस जनरेशन। देखो मेरा सीधा लॉजिक है, बाइनरी में जो कंपनी चलती थी ना उसमें कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, है ना, और जनरेशन प्लान में होता है एक्लूमेटिव यानी एक्लूमेशन यानी जोड़ता हुआ बिजनेस होता है। अब अभी जो कंपनी आई है ना, नहीं तो बाइनरी की तरह कैरी फॉरवर्ड कर रही है, फ्लश आउट कर दे रही है, नहीं तो जनरेशन में काम कर रही है, जोड़ता हुआ बिजनेस नहीं हो रहा है ना। तो ये सब एक मीट है, जैसे दूसरी कंपनी वालों को खींच सके कि हमारी तो बाइनरी भी है, आसान भी है, और जनरेशन जैसा पे और भी दे रही है। तो मेरे हिसाब से तो मुमकिन है नहीं, होगा तो मुझे बता देना। और लोग बोलते हैं कि नॉन वर्किंग प्लान, बिना काम किए भी इनकम आती है। लोग इनकम लेके आते हैं कि सो एंड कॉल इनकम, सर आप कुछ नहीं करोगे ना, आपके डाउनलाइन जितना पैसा कमाओगे ना उसका पैसा मिलेगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, नॉन वर्किंग इनकम कभी नहीं आती है माय डियर फ्रेंड, ये सिर्फ एक छलावा होता है। एक लेग पावर लेग हो जाएगी, अपलाइन चलाएगा भाई, अपलाइन कुछ नहीं चलाएगा, कुछ टाइम तक चला सकता है, उसके बाद कुछ नहीं चलाएगा। मैं बोल रहा हूँ 2 लेग हो या 1000 लेग हो, चलाना तो अपने अपने को ही पड़ेगा। अपलाइन कुछ चलाना नहीं आता है, अपलाइन सपोर्ट करेगा, गाइड करेगा, बाकी चलाना हमें ही है। पावर लेग जैसा कुछ नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। मैं तो बता दिया सबसे कम डिस्ट्रीब्यूशन होता है बाइनरी कॉन्सेप्ट में। क्यों? उसके ऊपर ट्रिमिंग लग जाती है, कैपिंग लग जाती है, कैपिंग की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन उसका कम हो जाता है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा कुछ है ही नहीं, आप बैठोगे आपको समझ में आएगा सबसे कम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, बीवी और पीवी, अगर बीवी घटा दिया तो कहाँ से पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा? फिर वो 70% दे, 80% दे, लेकिन बीवी तो देखो कितना है, बीवी के हिसाब से पे आउट चेक होता है, 70-80% से कुछ नहीं होता है। उसके बाद सिक्योरिटी जल्दी मिलती है। मैं बोल रहा हूँ देख लो किसी भी बंदे को बाइनरी के अंदर, कोई सिक्योर बंदा हो तो देख लो। मैंने 5 साल किया लेकिन मुझे कभी सिक्योरिटी लगा नहीं। पहले दिन से जो काम कर रहा था 5 साल के बाद भी करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे। छोड़ के चले जाएंगे तो जो भी लोग थे नीचे वाले को संभाला हमें ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ है नहीं, मुझे तो सिक्योरिटी मिली नहीं 5 साल के अंदर, किसी को मिल जाती है तो बता देना। उसके बाद बाइनरी के अंदर कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो बोलते हैं ना 2 लेग ही चलाने पड़ते हैं, तो मैं आज आपको एक फंडामेंटल किया। मान लो कि एक लेग है, जो लोग बोलते हैं वीक लेग बोलते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग लेग, पावर लेग की बात कर रहा हूँ। मान लो एक पावर लेग है, एक वीक लेग है ना। तो एक लेग स्ट्रॉन्ग होगा, वो तो हर एक कंपनी में होता है। मान लो कि वीक लेग पे काम होता है। मान लो कि ये बंदा जो था ऊपर वाला बंदा, वो बिजनेस में आया, काम नहीं किया, छोड़ दिया। उसके नीचे वाला बंदा भी छोड़ दिया, उसके नीचे वाला बंदे ने भी छोड़ दिया, लेकिन वो लोगों ने टीम तो बनाया, है ना। थोड़ा एक साइड भी काम किया, दूसरी साइड भी काम किया। अब मान लो वीक लेग के अंदर जो मैंने येलो कलर के डॉट किए हैं, अब ये लोगों का भी 2 लेग चल रहा है। मान लो उसका जो अपलाइन है वो काम करना बंद कर दिया, उसके ऊपर का अपलाइन मैं हूं, तो ये जो येलो कलर के डॉटेड है उसके जो हर एक के 2 लेग है, मैं आपको सवाल पूछता हूँ किसको चलाना पड़ेगा? अपलाइन को चलाना पड़ेगा। तो यहाँ 2 लेग कहाँ से आ गए? यहाँ 2, 4, 6, 16, 36, पता नहीं कितने कितने लेग को आपको संभालना पड़ेगा। क्योंकि इसके अंदर एक टाइम के बाद जब पैसा नहीं आएगा तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। जब छोड़ के चले जाएंगे 2 लेग के अंदर, तो वही लेग के अंदर आपको काम करना है। जनरेशन में ऐसा नहीं है, आप समझो। अगर मान लो आपने 6 लेग पे काम कर रहे हो, है ना, और मान लो आपको 1 लेग भी चला गया, मान लो आप क्राउन हो, आपने 60 लेग पे काम किया, 6 लेग पे काम किया, जितने भी लेग के काम किया, अगर 1 लेग अगर नहीं भी काम हो रहा है या कोई भी कारण सर प्लस माइनस हो रहा है, तो भी मैं आपको बोल रहा हूँ आपका जनरेशन प्लान में पे आउट का जो फ्लक्चुएशन होगा ना, सिर्फ 5% होगा, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन बाइनरी में आपको बोल रहा हूँ एक पूरा लेग चला गया, मान लो पूरा भी 1 लेग बंद हो गया, मैं बोल रहा हूँ इनकम 0 हो जाएगी। सर 2 लेग नहीं चलाने पड़ते, ये सब 3 आईडी डालते हैं तो 2, 2, 4, 2, 6, है ना, और उससे ज्यादा चलाते हैं, है ना। तो हमारी कंपनी बोलती है भाई वैसे भी 2 से ज्यादा चलाना है आने वाले टाइम के अंदर जाने के बाद। स्टार्टिंग 2 से बेहतर होती है, हो सकता है स्टार्टिंग 2 से होती है, लेकिन 2 लेग पे काम नहीं करना पड़ता, काम ज्यादा नहीं होता है। लेकिन हमारी कंपनी पहले से ही बता देती है भाई ऐसे ही काम करो। तो जो पहले से बता देती है तो प्रिपेयर हम पहले से करते हैं। जब शुरुआत में 2 आसान लगता है, बाद में जाके वो एक अभिमन्यु का जो चक्रव्यूह होता था ना, ऐसा चक्रव्यूह हो जाएगा ना, मैं बोल रहा हूँ आप पागल हो जाओगे। क्योंकि ये सब चक्रव्यूह में घुस चुका हूँ अभिमन्यु की तरह, और बाहर आने का रास्ता नहीं है। ये तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ और मैं बाहर आ गया, बाकी मैं उसमें घुस चुका था और बैकअप आने का रास्ता नहीं होता है। तो 2 लेग 4 लेग चलाना पड़ता है, लेग चलाना पड़ता है, छोड़ दो। 2 लेग, लेग किसको बोलते समझा देता हूँ, लेग का भी क्लियर करता हूँ। लेग उसको बोलते हैं जहां मैचिंग करना पड़ता है। अगर कंपनी ऐसा बोल दे, वेस्टी ऐसा बोल दे कि 6 लेग को आपको मैच करके चल रहा है,
तो मैं बोल सकता था कि वेस्टिज कंपनी का प्लान ये है, फलाना है, ढिमका है। लेकिन वेस्टिज कंपनी मैचिंग के लिए बोलती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ वो एक टर्नओवर का मेंटेनेंस के बारे में बात करती है कि आपको सिर्फ एक मेंटेन करना है ना। फिर आप कितनी भी लेग से मेंटेन करो, बराबर ना। वहाँ फ्लश आउट नहीं होता है, वहाँ टर्नओवर का टोटल मिलता है, जितना काम करोगे उतना आपको मिल जाएगा, है ना। और मिनिमम जो होता है वो हर एक कंपनी के अंदर होता है। लेकिन यहाँ आप देखो कितना बड़ा झोल है, अगर पूरा चला गया तो कैसे होगा। अगर 1 लाख में ज्यादा काम हुआ, थोड़ा भी कम हुआ, क्या हो जाएगा बताओ, आपका पूरा बिजनेस जीरो हो गया। तो यार क्या सिक्योरिटी हो जाएगी आप बताओ। और आपको पता ही है, कोई बहुत सारे नए लोग आएंगे तो पुराने लोग जाएंगे भी, वो तो फंडामेंटल चलता रहता है। तो अगर जनरेशन में 1-2 लाख नहीं भी चलेगी या वो कुछ प्रॉब्लम भी होगा तो भी मुझे नहीं लगता कि पे आउट में प्रॉब्लम होगा। लेकिन बाइनरी में 2 लाख ही है, 1 लाख में भी पंगा हुआ तो पूरी लेग चली जाएगी, वो बंदा जीरो पे आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 लाख से मैं 50 पे भी आया था, 20 पे भी आया था, 10 पे भी आया था, यही प्रॉब्लम था। तो मुझे पूरा क्लियर पता है कि बाइनरी में क्या होता है। बाइनरी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, मान लो ऐसी कंडीशन है, मान लो ए में मैं हूँ, मैं बेहतरीन लीडर हूँ, मैं तो अपने दम पे नीचे डाल डाल के बी के नीचे पूरा काम किया, सी के नीचे पूरा काम किया, दमदार काम किया मैंने, बराबर ना। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर में अगर आप देखा जाओ कितने लोगों को पे आउट मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ सी पे आउट मिलेगा ए बंदे को, बाकी सबका पे आउट हो जाएगा फ्लश आउट। ना बी को मिलेगा अठन्नी, ना सी को मिलेगा अठन्नी, नीचे वाले किसी को भी अठन्नी नहीं मिलेगा। बल्कि काम बी ने भी किया, काम सी ने भी किया, लेकिन सिर्फ एक ही 2 मैचिंग हो रही है, तो सिर्फ पैसा एक का ही बट रहा है। यहाँ कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, क्योंकि हर एक लीडर की मैचिंग होने वाली नहीं है और कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है बिजनेस अगले महीने में। तो सबसे बड़ा फायदा अभी हो रहा है जो कंपनी को, है ना, ये सिचुएशन में। लेकिन अगर ये सिचुएशन अगर आप वेस्टेज में देख लो, सेम मैं बोल रहा हूँ सबको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ सब 100 से ज्वाइनिंग हुए हैं, तो सबके पास ज्यादा नहीं यार, 100 से ज्वाइनिंग करोगे यार तो आपका यार 90 रुपए का 100 रुपए तो आएगा यार, सबको मिलेगा यार, है ना, जीरो तो नहीं होगा ना यार। सिंपल कैलकुलेशन है, इतना सिंपल भी अगर समझ में नहीं आता है तो पता नहीं चलता है कि वो बंदा को नॉलेज क्या है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं, कभी कोई कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ। जनरेशन प्लान हो सकता है मैं नया हूँ इसके अंदर, लेकिन मैं इतना तो जान चुका हूँ कि स्टेबिलिटी कहाँ है। और हो सकता है मेरे जो अभी सीनियर है उनको मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेज है, और आज भी मैं प्लान को सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन डिफरेंट तो मुझे पता चल ही गया था 8 महीने के अंदर ही जब मैंने चेक किया था। अब जनरेशन प्लान में क्या होता है, देखो जनरेशन प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स होता है, इसलिए कंपनी पहले से ही तय करती है, प्रोडक्ट के ऊपर पूरा बीवी फिक्स होता है, उसका पे आउट भी फिक्स होता है, उसके हिसाब से वो एमआरपी तय करती है कि 100 रुपये में से मुझे 36 रुपया फिक्स देना है। इसलिए कोई भी जनरेशन प्लान में कभी भी आपने कैपिंग देखा है, कभी भी मेन इनकम के ऊपर कैपिंग होने वाला नहीं है। अनलिमिटेड इनकम आपको मिलेगी, उसको पता है 100 में इतना ही देना है ना, फिक्स होता है। तो इसलिए कभी कैप लिमिट वगैरह होती नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि अनलिमिटेड इनकम नहीं है, कैपिंग नहीं है। इसलिए एक सवाल और मैं आपको बोल के जा रहा हूँ, मुझे ऐसी कोई भी एक बाइनरी कंपनी बता दो जिसमें किसी का भी लीडर का पे आउट 50 लाख या उससे ऊपर हो। एक भी कंपनी का आप दिखा दो रेगुलर इनकम, आप बोलो वो कंपनी में ज्वाइन कर लूंगा। एक भी कंपनी का लीडर ऐसा नहीं है बाइनरी के अंदर जो 50 लाख से ऊपर कमा रहा हो, नहीं कमा रहा है ना। क्योंकि वो भी बाइनरी अभी जो चल रही है वो भी रिपर्चेस मॉडल के ऊपर चल रही है ना, तब भी वो कुछ पैसा कमा लेता होगा। और क्योंकि उसके ऊपर कैपिंग होती है। और आप देख लो जनरेशन के ऊपर आज 1-1 करोड़ रुपया कमाने वाले भी है मंथली। 1 करोड़ रुपया इसीलिए कमा रहे हैं कि भाई वहां कोई कैपिंग नहीं है, आप चाहो इतने लेग में या चाहो इतने विथ में काम कर सकते हो यार। तो बाउंडेशन क्यों करना है, जिसका जो पोटेंशियल होगा, जिसका होगा पोटेंशियल वो 6 लाख चलाएगा, जिसका नहीं होगा वो 2 चलाएगा, कोई 10 चलाएगा, उसके ऊपर है क्या क्या करना है। लेकिन बाउंडेशन तो नहीं है ना कि 2 ही करना है। तो यहाँ अनलिमिटेड पैसा होता है। इसीलिए आप देखो वेस्टेज के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो एथिकल कंपनी है, आज वेस्टेज के अंदर 1-1 करोड़ कमाने वाले लोग भी है। आप बता दो 21-22 साल से कंपनी चल रही है, एक कंपनी का और नाम बता दो जो किसी कोई लीडर बोल रहा हो कि मैं 1 करोड़ या उसके आजू बाजू रेगुलर इनकम कमा रहा हूँ, कोई नहीं है। तो इससे समझ में आना चाहिए कि कंपनी का प्लान वेस्टेज का दमदार है ना। तकलीफ हमारे अंदर है कि हम वो इनकम को पहचान नहीं पा रहे, हमें कैलकुलेशन वगैरह पता नहीं चल रहा है, या हमको पता नहीं चल रहा है कि पे आउट कैसे होता है। उसके बाद एफोर्डेबल प्राइस, मैंने बोला पीवी बीवी, देखो प्राइस ऐसा होना चाहिए और पीवी बीवी भी होना चाहिए, तब आप कम पैसे में बहुत बड़ा, हमारा 100 पीवी हो जाता है 3000 से 3200 में, अगर फूड सप्लीमेंट में लोगे तो 2900 में या उससे भी कम में हो सकता है। यानी हमारा पीवी का जो बैलेंस होता है ना, वो एक बैलेंस है।
इसीलिए ज्यादा हमको खर्चा नहीं करना पड़ता है उसके ऊपर। अगर पीवी कम कर दो ना, 100 पीवी के लिए बहुत सारे में 5,000 का भी लेना पड़ता है। तो ये गेम जो है ना, एफोर्डेबल प्राइस और बीवी की, वो समझना बहुत जरूरी है। सस्ता महंगा कुछ नहीं है। सेल्फ परचेसमेंट पे कंपनी की सभी इनकम और लेवल मेंटेनेंस की भी काउंट किए जाते हैं। अगर मान लो मैं सिल्वर हूँ, अगर मैं सेल्फ पीवी 100 करता हूँ या 400 पीवी करता हूँ, तो 400 पीवी में से मुझे ट्रैवल फंड भी मिलेगा। अगर मैं क्राउन हूँ और 400 पीवी करता हूँ सेट, तो 400 पीवी के ऊपर मुझे हाउस फंड मिलेगा, कार फंड मिलेगा, ट्रैवल फंड मिलेंगे, डायरेक्टर बोनस मिलेगा, एलओबी मिलेगा। यानी जितने भी कंपनी की इनकम है, परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, हर एक आपको इनकम मिलती है सेल्फ परचेसमेंट के ऊपर। बाकी कंपनी में बाइनरी में वो नहीं होता है। मैचिंग तो कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पूरा गेम है एक मेंटेनेंस का, एक टर्नओवर का। मैचिंग नहीं है यहाँ। कंपनी डायरेक्ट से नहीं बोलते कि 6 को मेंटेन करके चलो, ऐसा भी नहीं बोलते कि पहले से 50 लेख करके चलो। आप अपने हिसाब से धीरे धीरे करके एक एक लेख को डेवलप करके काम करो और आगे आगे बढ़ते रहो। उसके बाद आईडी शिफ्टिंग कभी भी नहीं होती है, क्योंकि हमारी आईडी आप देखो वेस्टिज के अंदर, जब मैं पुरानी कंपनी में था तो हमारी आईडी एक बार बन गई ना, अगर वो एक्टिव नहीं कराएगा ना, तो सालों सालों तक वो एक्टिव नहीं भी करेगी ना तो भी दिखाई देगी। और ऐसे ही बहुत सारे लोग जोड़ करते हैं। लेकिन यहाँ आपको पता होगा 30 दिन या 35 दिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट आईडी अगर आपकी रेड होगी, निकल जाएगी। ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा वेस्टिज के अंदर। और ये एथिकल कंपनी का निशानी है, क्योंकि मैं जो कंपनी में था इसमें, और ये जो रेड आईडी के ऊपर शिफ्टिंग हो जाती है किसी अच्छे बनने की और उसको पूरा लेग मिल जाता है, ये ऐसे ही होता है। और बहुत सारी कंपनी क्या करती है, आईडी एक्टिवेशन के लिए चार्ज लगाती है। मेरी कंपनी में चार्ज था 1 साल का 590 रुपया, अनएथिकल था, फ्रॉड था वो भी। और अभी क्या करती है, अभी ऐसा बोलती है एडमिन चार्ज, आपकी आईडी या आपकी जो पूरा मेंटेनेंस है आईडी का, जो आप देखभाल रखते हैं ना साइट के ऊपर, उसका भी चार्ज लेती है। बहुत सारी ऐसी कंपनी अभी भी है जो भी 1 साल में चार्ज लेती है, वो भी अनएथिकल है। गवर्नमेंट ने क्लियर बोला है कि आईडी का कोई चार्ज, रिन्यूअल चार्ज ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो भी अलग अलग नाम के हिसाब से लोग लेते हैं, और मुझे पता है वो कंपनी का नाम भी है ना, तो ऐसा चाहिए। लेकिन रिस्ट्रिक्ट के अंदर आप आईडी बना लो, एक बार आपने एक्टिवेशन कर लिया है ना, तो लाइफ टाइम तक वो आईडी रहती है, बराबर ना। आप अपने आईडी पे परचेस करते रहो, उसके ऊपर आपको पूरा बेनिफिट मिलता रहेगा। तो आईडी शिफ्टिंग कभी होती नहीं है, मैंने नहीं देखा है। सिर्फ एक सिस्टम और मजबूत ट्रेनिंग सिस्टम होता है। जब मैं बिजनेस के अंदर आया, मैं हिरेन सर से भी मिला था, तो पहला पॉइंट ये था कि सर आपकी एजुकेशन सिस्टम क्या है ना। मुझे सब पता था बेसिक में ये है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम आया था एजुकेशन सिस्टम के अंदर, क्योंकि बाइनरी के अंदर लीडर चलाते हैं और जो बहुत सारे एथिकल प्रॉब्लम आते हैं लीडर के लिए आते हैं। तो जब मैंने पूछा तो सर ने बताया कि जो सिस्टम है पूरा कॉर्पोरेट लेवल का स्ट्रक्चर है, कंपनी ने ट्रेनर हायर किए, वो भी एजुकेट, वो भी ट्रेनिंग देते हैं, लीडर्स भी अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। यानी एक जो सपोर्टिंग सिस्टम है वो है एक कंपनी ओरिएंटेड। कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनर हायर किए। मैंने तो किसी कंपनी में देखा नहीं ऐसा कि कंपनी ट्रेनर हायर करती है और हमें ट्रेनिंग देती है, हमें तो सिर्फ लोगों को वहां प्रेजेंट कराना है। अब इससे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आज तक किसी कंपनी में देखा नहीं था। जब मैंने ये बिजनेस का प्लान 2019 में देखा था, 18-19 के बीच के अंदर, तो मैंने किसी कंपनी में ऐसा सिस्टम देखा नहीं है। और मैं बोलता हूँ एक भी बाइनरी में ऐसा सिस्टम दिखा दो तो मैं मान जाऊँ, क्योंकि कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसका जो फिक्स पे आउट होता है वो करने जाएंगे तो वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने देखा नहीं है। और फिर वो क्या करेंगे, कीट बनाएंगे या बहुत कुछ होता है, वो बहुत अंडर की बात है मुझे पता है। और उसके बिहाफ पे फिर वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। और अभी क्या होता है कि जो लीडर होते हैं वो अपने पैसे से जो बेसिक ट्रेनिंग होती है ना, जो कंपनी को देनी पड़ेगी, जैसे हमारी कंपनी CNT और फंक्शन, ये जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलाती है ना, वो कंपनी के लिए भी पैसा देना पड़ता है ना। तो वो नहीं होना चाहिए, बराबर। तो ये अभाव नहीं है जनरेशन में, किसी भी प्रकार की इनकम पे ट्रेनिंग नहीं की जाती है, ट्रिमिंग नहीं होती है। अगर ट्रिमिंग होती तो 1 करोड़ रुपया का मंथली पे आउट सीधा सर का बनता ही नहीं, है ना। क्योंकि 1 करोड़ अगर जब देना पड़ता है ना, तो लगता है कंपनी को भी लगता है भाई 1 करोड़ रुपया दे रहा हूँ किसी को, है ना। तो यार यहाँ ट्रिमिंग गेमिंग है नहीं, इसलिए 1 करोड़ कमा लेते हैं। और बाइनरी में कुछ ना कुछ तो झोल आपको मिलेगा। तब तक कोई कंपनी आज तक 50 लाख से ऊपर का पे आउट, 50 से 20 लाख के आजू बाजू से भी बड़ा पे आउट नहीं होगा, है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ, कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद दिखाए हुए चेक की अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। आप देखो 1 करोड़ का चेक अगर सीधा सर का बन रहा है तो आपने स्टेटमेंट भी देखा होगा, TDS कटने के बाद पे आउट आप देख सकते हो, है ना। और वो पे आउट जो दिखता है वो अकाउंट में क्रेडिट भी होता है। तो यहाँ मुझे कोई ऐसा लगा नहीं कि जो पैसा दिखाते हैं वो क्रेडिट नहीं हुआ। बल्क बाइंग 2-3 महीने की क्लोजिंग साथ में करना, इसमें तो मुमकिन है ही, मैंने बता दिया कि 30 दिन के बाद। और बल्क बाइंग कंपनी बोलती है कि 10,000 से ज्यादा लेना नहीं है। तो कंपनी तो अपने हिसाब से क्राइटेरिया बना के रखती है। तो
तो कंपनी बल्क बाइंग करना नहीं है। अगर बल्क बाइंग करना होता तो प्लान ऐसे ही बनाती बल्क बाइंग वाला कि प्रोडक्ट खरीदते रहो और मार्केट में बेचते रहो। ऐसी बहुत सारी कंपनी आज भी है जो बल्क बाइंग के ऊपर ही काम होता है ना। ऐसी भी बहुत सारी कंपनी मार्केट में चल रही है जो बल्क बाइंग में ही काम करती है। उसके बाद सिर्फ एक ही आईडी पे काम होता है। देखो कंपनी ने क्लियर बता दिया कि आपकी ये वाइफ की आईडी एक ही होती है, लेकिन मैं जिस कंपनी में चलता था उसमें आप किसी की भी आईडी डाल सकते हो, वाइफ की भी डालो है ना, लड़के की भी डालो है ना, आप फैमिली की भी किसी की भी आईडी डाल सकते हो। लेकिन इसके अंदर बोला गया एक ही आईडी के ऊपर, क्योंकि एक ही आईडी के ऊपर आप अगर एक बंदा एक आईडी के ऊपर 1 करोड़ रुपया कमा सकता है तो इसमें आईडी डालने की जरूरत ही नहीं है। और बाइनरी में आप देख लेना आईडी डलेगी, अपने पूरे फैमिली की आईडी डली होगी और हर एक आईडी के ऊपर लोग काम करते होंगे, तो मल्टीपल आईडी होता है ना। तो यहाँ तो मल्टीपल आईडी कंपनी मना कर रही है। डाउनलाइन और डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड प्लान होता है। मैंने ये कंपनी का देखा कि नीचे से ऊपर पे आउट होता है। और आपने देखा होगा बेसिक के अंदर है ना, अगर लोग बोलते हैं कि ऊपर वाला पैसा कमाता है, ये जो टर्मोलॉजी है ना वो बाइनरी प्लान चालू होने के बाद आई कि ऊपर वाला पैसा कमाता है डाउनलाइन ही कमाता है। अगर ऐसा होता तो भाई सीधा सर 2008 में ज्वाइनिंग हुए थे, 2004 में तो नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने काम किया 2008 के बाद तो भी आज हाईएस्ट अर्नर है। तो ऐसा कुछ नहीं है ना, बहुत सारे ऐसे अपलाइन होंगे जिसमें डाउनलाइन पैसा ज्यादा कमाते होंगे। इक्वल चांस है। अगर आज भी कोई बंदा ज्वाइनिंग होता है, अगर उसको बीट करना होगा तो अगर वो स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करेगा तो अपने अपलाइन को भी बीट कर सकता है। ऐसा ही होना चाहिए, सबको इक्वल होना चाहिए तो अच्छे लोग आपकी टीम में आएंगे। अगर ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि कभी भी अपलाइन को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे तो फिर कौन सा बड़ा प्लान है। बाइनरी में आप देख लेना, मैं बोल रहा हूँ 99% अपने अपलाइन को क्रॉस ही नहीं कर पाओगे आप, है ना, तो कौन सा बड़ा फायदा होने वाला है। तो ये अपलाइन ओरिएंटेड प्लान होता है, इसमें डाउनलाइन इक्वल अपॉर्चुनिटी चलता है ना। जैसे मैंने बता दिया बड़े लीडर की टीम में आप कई सारे लोगों के बड़े और कंसिस्टेंसी पे आउट और अचीवमेंट देखते रहेंगे। देखो कंसिस्टेंसी पे आउट काम करने वाले के ही आएंगे, है ना। जो नहीं कर रहा है, जिसको बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं वही लोगों की बात कर रहा हूँ जो एथिकली काम करते हैं, अपलाइन के सिस्टम में रहते हैं और सिस्टम को फॉलो करने के बाद पे आउट नहीं आए वो बन ही नहीं सकता है। अपलाइन जैसा बोले वैसे स्ट्रक्चर पे काम करो और नहीं आए, नहीं हो सकता है ना। फिर नहीं करने के लिए बहुत सारे बहाने होते हैं, बहुत सारे चीज होता है, वो एक अलग मैटर हो जाती है। तो ये जनरेशन प्लान के है। अब ये भ्रम फैला के रखते हैं, है ना, कंपेरिजन करने के लिए मुश्किल होता है। भाई मुश्किल होता तो 2 करोड़ लोग वेस्टेज में नहीं होते भाई। और मैं बोल रहा हूँ टॉप 100 के अंदर आप देख लो 99% कंपनी जो होती है जनरेशन में होती है। तो मुश्किल इजी नहीं होता है। मैंने जैसे बोला, जैसे आप माहौल में चले जाओगे, जैसे सिस्टम में चले जाओगे, वैसी वो चीज इजी हो जाती है। उसके बाद स्लो इनकम आती है। मैंने आपको बता दिया 6-6 महीने वेस्टेज में 8 लाख 7 लाख 10 लाख कमाने वाले लोग 6-6 महीने में। अगर स्लो होता तो वो लोग नहीं कमा लेते ना 6 महीने के अंदर। तो इनकम स्लो नहीं है, वो तो लीडर के ऊपर कैरी टू कैरी डिफरेंट है। ज्यादा लेग चलाने पड़ते हैं। देखो लेग नहीं चलाना है ना। कंपनी का जो प्लान है ऐसे डिजाइन किया है कि आप अनलिमिटेड इनकम पे पहुंचो, आपको स्टेबल मिले। अगर एक लाइन भी आपकी नहीं चले या कुछ प्रॉब्लम आए तो स्टेबिलिटी के लिए ज्यादा लेग चलाने की अनुमति है। मैं बोल रहा हूँ ज्यादा लेग चलाना पड़ रहा है इसीलिए स्टेबल इनकम आ रहा है, ये टर्मिनोलॉजी समझ लो। और बाइनरी में स्टेबिलिटी इसीलिए नहीं है कि ज्यादा लेग चलाने की अनुमति नहीं है। जो काम करना है बाइनरी के अंदर करना है, प्रॉब्लम वही है, ये समझ लो। तो ज्यादा लेग चलाना पड़े इजी, ये इजी के चक्कर में मत जाओ। लाइफ में इजी कुछ नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए आपको साइंस लेना पड़ेगा, आपको 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, उसके बाद ही डॉक्टर बनोगे। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ये सब करना पड़ेगा। कोई आपको बोले कि सर आर्ट्स ले लो, आर्ट्स लेके मैं आपको डॉक्टर बना लूंगा, ऐसा कोई पॉसिबल है क्या। और बहुत सारी मार्केट में जो कंपनी चल रही है वो ऐसा ही आपको बता रही है, आप ये इजी है और आप कमाओगे एक पुरानी कंपनी की तरह इतना बड़ा पे आउट लोगे। तो ऐसा कोई पॉसिबल मेरे हिसाब से तो नहीं है। बराबर ज्यादा लेग कम लेग चलाने का कोई चक्कर ही नहीं है ना। वो जो फेलियर लोग होते हैं वो ऐसा इजी के अंदर बोलते हैं और ऐसा करते हैं। सिर्फ अपलाइन कमाती है, मैंने आपको क्लियर करवा दिया। वेस्टेज के अंदर तो है ही नहीं, मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैं वेस्टेज के अंदर हूँ कि जो जितना काम करेगा उसके हिसाब से उसको पे आउट मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डाउनलाइन पैसा ज्यादा कमाती है, अपलाइन कम कमाती है, वो स्ट्रक्चर के हिसाब से या अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। मैंने आपको बता दिया सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्योंकि पहले से फिक्स है कि इसमें इतना मिल रहा है तो फिक्स ही होता है ना। कोई मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, मैचिंग वगैरह होता नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एकदम परफेक्ट होता है, जो होना चाहिए वो होता है। उसके बाद सिक्योरिटी नहीं मिलती है 100%। जितनी ज्यादा सिक्योरिटी जनरेशन प्लान में है उतना सिक्योरिटी तो किसी भी प्लान के अंदर नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी आप 3 साल 5 साल काम करने के बाद जनरेट कर पाओगे। पहले दिन से सिक्योरिटी नहीं आती है, 1 साल में नहीं आती है। आपको 5 साल 6 साल 7 साल काम करने के बाद आप एक ऐसी सिक्योरिटी में चले जाओगे जो मैं बोल रहा हूँ उसके अलावा किसी भी बाइनरी कॉन्सेप्ट में तो मैंने अभी तक इतनी बड़ी सिक्योरिटी देखी नहीं है। उसके बाद अपलाइन से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, ऐसा तो है नहीं। बाइनरी में ऐसा ही होता है कि अपलाइन ही ज्यादा कमाएगा,
डाउनलाइन से कम ही कमाने वाला है, लेकिन इसमें तो आप ज्यादा कम, मैंने आपको बता दिया सीधा सर का एग्जाम्पल, तो वो ज्यादा कम आप कमा पाओगे। तो ये बहुत सारे जो भ्रम है वे भ्रम है, बराबर ना। देखो हम ये बिजनेस के अंदर क्या करना आए थे, मैंने आपको पहले ही 4 टॉपिक बता दिया, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। तो यार आपको ये काम करने पड़ेंगे, इसमें इजी हार्ड ऐसा कुछ होता नहीं है। अब 2 करोड़ लोग बिजनेस में जुड़ चुके हैं, कितने लोग सफल हो चुके हैं। अब अगर हार्ड होता तो इतने सारे लोग नहीं अचीवर होते, है ना, इतने सारे लोगों के पास कार नहीं होते, इतना बड़ा पे आउट नहीं होता, अगर इतना मुश्किल होता तो, है ना। तो मुश्किल ज्यादा कुछ नहीं होता है, आपके वो मेंटेलिटी के ऊपर है। मैं आपको बोल रहा हूँ किसको मुश्किल लग रहा है, बराबर। एक स्टोरी बता देता हूँ। एक स्टोरी है, एक क्या तालाब था, तालाब के अंदर बहुत सारी मछली रहा करती थी, और हंस वहाँ क्या करते थे, वो मछली का शिकार करते थे। तो बहुत अच्छी चल रहा था तालाब, लेकिन तालाब का क्या होता है, टेंडर निकलता है। तो एक लाला जी थे, लाला जी को टेंडर मिला, और लाला जी का टेंडर मिला कि भाई 5 साल तक आपको यहाँ से आप मछली पकड़ सकते हो और आप मार्केट में बेच सकते हो। तो लाला जी 5 साल का टेंडर था, तो वो आते थे और मछली पकड़ते थे, और एक ट्रक आता था या उसका जो था व्हीकल के अंदर डालते थे, और जैसे वो लोडिंग करते थे मछली की, बहुत सारी जो मछली होती थी वो नीचे गिर जाती थी, है ना। और जो नीचे गिरी हुई जो मछली होती थी, तो वहां के जो हंस थे वो क्या करते थे, जो गिरी हुई मछली थे वो खाने लगे, मस्त मजा आने लगा। हर दिन वही होता था, लाला जी आते थे, मछली को पकड़ते थे, और मछली जो गिरती थी वो जो भी हंस वहां रहा करते थे वो उसको खा के आराम से जिंदगी चला रहते थे, है ना। ये हर दिन होता रहता था। हंस को भी लगा एकदम बढ़िया जिंदगी है यार, क्या सब कुछ हाथ में मिलता है, आराम से वो काम करते थे। लेकिन जब 5 साल कंप्लीट हुआ तो लाला जी का टेंडर खत्म हो गया। जैसे लाला जी का टेंडर खत्म हुआ, वैसे जो हंस लोगों को कुछ भी काम किए बिना जो खाने की उसकी जो काम था कि पूरा हाथ में मिलता था मुंह के अंदर, वो मिलना बंद हो गया। जो एक हंस का जो स्किल होती है कि मछली को पानी से पकड़ के वो खाता है, वो स्किल 5 साल में चली गई थी। और लाला जी के जो टेंडर चलता था उसके अंदर जो मछली खाते थे, जब उसको शिकार करना ही नहीं आया तो बहुत सारे जो हंस थे धीरे धीरे मरने लगे, है ना। तो ये स्टोरी का जो मर्म है, बहुत सारे लोग वेस्टेज कंपनी में तो आ जाते हैं जो अपलाइन के टेंडर के ऊपर जीते हैं। अपलाइन का टेंडर चलता है शुरुआत के अंदर, अपलाइन प्लान करता है, अपलाइन फॉलोअप करता है, अपलाइन उसको पूरा टाइम देता है, अपलाइन मीटिंग ये वो सब, यानी कुछ टाइम तक अपलाइन का टेंडर चलता है। और वो टेंडर के ऊपर कुछ जो लीडर होते हैं वो कुछ पैसा कमा लेते हैं। जब अपलाइन बहुत बड़ी टीम क्रिएट करता है, हर जगह पे काम होता है, एक अच्छे लेवल पे जाता है, तब क्या करता है, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लीडर पे आती है, जैसे हंस के ऊपर आई, तब उसको पता ही नहीं है कि क्या काम करना है, उसको पता ही नहीं है कंपनी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, पे आउट क्या है, काम क्या करना है। जब ये पता ही नहीं है तो वो धीरे धीरे मरने लगता है ना। और मर के क्या करेगा, फिर वो कंपनी और फिर वो देखेगा वेस्टेज में तो ये है, ये कंपनी में तो ये है, फिर वो कंपेरिजन करेगा, फिर लोगों को नेगेटिव करेगा। तो देखो सर, स्किल अगर आपके पास होगी ना तो हंस जैसा आपको काम नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा वही है कि आप ये बिजनेस में आए हो, अपलाइन एक सपोर्टिंग सिस्टम है, तो उसके टेंडर के ऊपर जो भी जीते हैं ना वो मर चुके हैं अभी, है ना। सिर्फ अपलाइन के टेंडर पे जीने वाले लोग अभी तक जिंदा नहीं है वेस्टेज के अंदर या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, है ना। आपको वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो आप ध्यान रखना, ये जो हंस की तरह बराबर ना आपका ये हाल नहीं हो जाए, बराबर टेंडर खत्म होने के बाद मर नहीं जाओ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो ये स्टोरी हमेशा याद रखना, है ना, दिमाग में, और लोगों को बताना कि देखो टेंडर नहीं बनना है, हमें तो मछली को पकड़ के सीखना है। यानी हमें मार्केट में जाना है, प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है, लोगों को ज्वाइन करना है, उसको प्रोडक्ट देना है, और ये एक्टिविटी हमें लाइफ टाइम तक आनी चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद मैंने आपको बता दिया जनरेशन के अंदर डेप्थ में पैसा मिलता है। देखो आपको यहाँ पर आपको केवल 6 डेप्थ में भी हर लाइन से 9,332 लीटर के टर्नओवर से इनकम जनरेट होती है। 6, 36, 216, यानी एक लाइन के अंदर 9,332 लीटर भी आ जाएंगे ना एक लेग के अंदर, 6 लेग के अंदर, तब भी आपको पैसा मिलेगा। वैसे 6 लेग बता रहा हूँ, वैसे कोई भी लैब के अंदर काम कर सकते हो। यानी यहाँ आपको डेप्थ में भी पैसा मिलता है, कोई कैपिंग सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मर्जी, आप कितने लेग को डेवलप करना चाहते हो, कैसे डेवलप करना चाहते हो, कभी डेवलप करना चाहते हो। तो बहुत डेप्थ में पैसा है, इसलिए यहाँ स्टेबल इनकम आती है, क्योंकि डेप्थ तक पैसा आता है। कुछ प्लस माइनस भी हो गया तो भी आपकी इनकम स्टेबल हो जाएगी। तो बहुत ऐसे पॉइंट है जनरेशन प्लान के अंदर जो लोगों को पता नहीं होता है। और बाइनरी में क्या होता है कि इजी हो जाता है प्लान समझने में, 2 लाओ 1000 मिलेगा,
इसीलिए लोगों को क्या लगता है कि ये समझने में इजी है, और जनरेशन में कुछ थोड़ा कैलकुलेशन आ जाते हैं तो उसको लगता है कि यार ये तो यार ये बहुत अलग चीज है, कैलकुलेशन समझना, ये समझना। लेकिन इसकी वजह से लोगों को वो इजी लगता है और ये हार्ड लगता है, लेकिन इजी हार्ड कुछ नहीं है। और आप थोड़ा सोच के देखो, बाइनरी में अगर एक लेग बंद हो जाए तो इनकम आएगी? नहीं आएगी। लेकिन वेस्टेज के अंदर मान लो आप 2 3 4 5 6 7 लेग पे काम कर रहे हो, एक लेग बंद भी हो गई तो मुझे नहीं लगता 5 7 तक ऐसे लेके जा रहा तो आपके चेक के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, है ना। उसके बाद क्या किसी ऐसे इंसान का 1 लाख रुपए का मंथली का नॉन वर्किंग पे आउट देख सकते हो तो 6 महीने तक गया हो? कोई बोलता है कि नहीं मैंने सिर्फ 2 ही लेग चलाना है, 2 लोगों को लगा दिया, बिना काम के पैसा आता है। ऐसा कभी आता नहीं है, उसको काम करना पड़ता है, जैसा हम करते हैं वैसा उनको उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। क्या आप सिंगल आईडी के ऊपर 50 लाख से पे आउट, 50 लाख का पे आउट है ही नहीं। अगर किसी का होगा भी तो 2 3 4 5 6 7 पता नहीं कितने आईडी के ऊपर काम किया होगा, तब जाके वो कुछ ना कुछ पे आउट इकट्ठा किया होगा। कैसे लोग कंपनी छोड़ रहे हैं, देखो आप देख लो मार्केट के अंदर कैसे लोग कंपनी छोड़ रहे हैं और कैसे लोग कंपनी में आ रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा कि वेस्टेज के अंदर कैसे कैसे बड़े बड़े लोग कंपनी में आ रहे हैं, है ना, और कैसे लोग कंपनी को छोड़ रहे हैं। मैंने जैसे बोला जो बगले जैसे होंगे, है ना, जिसको आदत है, जिसको सेटिंग की आदत है, वो ऐसा ही होगा, टेंडर खत्म होने के बाद चले जाएंगे। लेकिन जो प्योर नेटवर्कर है, जिसको लीडरशिप का पता है, जिसको ये सब पहलू पता है ना, वो छोड़ छोड़ के वेस्टेज को चूज करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जनरेशन प्लान और बाइनरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहाँ सिक्योरिटी है, कहाँ उसका स्टेबिलिटी है, कहाँ टीम पैसा कमाएगी। तो आप देख लो कितनी बड़ी बड़ी कंपनी के लोग थे, और मैंने जो मार्क किया ना, ज्यादातर बाइनरी वाले कंपनी जनरेशन में आते हैं। बराबर, आप देख लेना बड़ी बड़ी बाइनरी वाले कंपनी बाइनरी में नहीं गए, वो जनरेशन में आए। मैं चाहता तो बाइनरी में जा सकता था, बहुत सारी कंपनी चल रही है, लेकिन मुझे पता है बाइनरी में आप कहीं से भी कान पकड़ लो, होने तो यही वाला है, और कुछ भी प्लान लेके आ जाओ। और पहले से ही पता, इसलिए मैं बाइनरी को उससे ही कान पकड़ लिया। बाकी बाइनरी का हर एक कंपनी का प्लान मुझे पता है, इसलिए अब मुझे पहले से नक्की था कि मैं जाऊंगा तो जनरेशन में जाऊंगा। उसके बाद क्या आपके लीडर की टीम के लिस्ट ऑफ अचीवर दिखा सकते हो? जैसे मैंने बोला, आप कितना दिखाओ ना। लोग ऐसा बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि हमने कंपनी बदली क्योंकि हमारे डाउनलाइन का पैसा नहीं आ रहा था। यार बाइनरी में तो और कम आ जाएगा यार, है ना। और पे आउट इसलिए नहीं आ रहा था डाउनलाइन का कि वो काम नहीं कर रहा था। कोई ऐसा बोल रहा है कि वेस्टेज में मैं कर रहा था और मेरा यहाँ पे आउट इतना आ रहा था और फलानी कंपनी में इतना आ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता हूँ, है ना। अगर यहाँ भी काम करता तो पैसा आता है यार, कौन सी कंपनी में काम करोगे पैसा नहीं आता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ सेटिंग वगैरह होता है और आपको वो मैनिपुलेट करते हैं, और ऐसे मार्केट में चल रहा है। क्या अपलाइन के बराबर या ज्यादा पैसा कमाने का इक्वल चांस है बाइनरी के अंदर? नहीं चांस है। आप दिखा दो ना कोई भी चेक, कोई कंपनी वाला कि इसमें अपलाइन से डाउनलाइन ज्यादा कमा रहा हो, एक भी दिखा दो मुझे, 1% दिखा दो, चलो मान जाओ इक्वल चांस बाइनरी के अंदर, मुझे तो नहीं लगता है। अगर सेल्फ पीवी में कोई बेनिफिट नहीं है तो कस्टमर ओरिएंटेड प्लान कैसे हुआ? लोग बोलते हैं हम एथिकल है, हम कस्टमर हिसाब से प्लान करते हैं, तो यार आपको सेल्फ परचेसमेंट के ऊपर पैसा देना चाहिए यार, क्यों नहीं दे रहा है? वर्ल्ड की सब कंपनी दे रही है और 2 4 गिनी चुनी कंपनी नहीं दे रही है, तो आप बता रहे हो हम लोगों से अलग है। यार 100 कंपनी सेम काम कर रही है तो आप अलग कैसे होंगे यार? 100 कंपनी सही होगी, मेजोरिटी जो होता है वो सही में आता है, और कोर्ट में भी वही होता है कि प्रूफ होगा, मेजोरिटी होगी, वहां आपका जीत जाओगे केस, बराबर। तो यार सिंपल चीजें, हर एक कंपनी सेल्फ पीवी के ऊपर पैसा देती है, तो यार सिंपल है। और जो नहीं देती है वो एथिकल कहाँ से हो गई, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, बराबर ना। तो ये उसके ऊपर भी है। लास्ट में एक स्टोरी है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे बिजनेस के अंदर क्विट करके चले जाएंगे। एक स्टोरी आपने सुनी होगी 100% मुझे पता है, लेकिन मेरी एक फेवरेट स्टोरी है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान को आपने देखा होगा उसकी स्टोरी, है ना, कि मोहम्मद जो गोरी था, बराबर ना, उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ बहुत बड़ा युद्ध किया, और पृथ्वीराज चौहान आपको पता था दमदार था, लीडरशिप थी उनके पास, और मोहम्मद गोरी अपनी सेना के लेके बहुत बार उन्होंने युद्ध किया, यानी 16-17 बार किया। तो स्टोरी ऐसी थी उनकी, मोहम्मद गोरी की, पृथ्वीराज चौहान की, कि मोहम्मद गोरी को कैसे भी हाल में, उसका गोल था क्या पृथ्वीराज चौहान को मुझे हराना है, कुछ भी हो जाए। तो मोहम्मद गोरी गया पहली बार सेना को लेकर पृथ्वीराज चौहान के पास और दमदार तरीके से लड़ा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने जबरदस्त लड़ाई की और उसको हरा दिया। अब वो पहली बार हार होके आता है ना, और मोहल्ला आपको पता ही है हार के आता है, पूरे मोहल्ले को पता चलता है और बोलता है कि यार ये देखो मार खा के आ गया मोहम्मद गोरी, तू कैसा है यार, है ना, लड़ने गया था तो खुद पीट के आ गया। तो जो मोहल्ले वाले थे उसको बोलने लगे ऐसे हम भी जाते हैं प्लान करने के लिए, है ना। तो वही स्टोरी है, काम लगेगी आपको। तो वो चला गया, दूसरी बार चला गया, अभी मैं बोला मैं दमदार लोगों को लेके जाता हूँ, अभी बात तो मैं हरा ही दूंगा। दूसरी बार चला गया, है ना, दूसरी बार भी वो हार के आ गया। तीसरी बार गया, तीसरी बार भी हार के आ गया। तो फिर छोटे छोटे बच्चे भी को पता चला यार ये मोहम्मद गौरी पिट के आता है यार, तू आज भी पिट के आ गया यार, कैसा है तू गौरी यार, है ना, पीट पिटा के आ जाता है, कुछ भी तेरे को, कोई भी तेरे को पीट पिटा देता है ना। तो ऐसे बोलने लगा।
उसको। लेकिन जब ऐसा बोला तो मोहम्मद गौरी ने बोला कि भाई एक बार और मैं लड़ाई करूंगा, एक ही उसका काम था, है ना। फिर तैयारी की, फिर उसको अपने जो सैनिक थे उसको मोटिवेट किया और फिर लड़ाई करने बोला। चौथी बार गया, चौथी बार भी वही हाल हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने उसको हरा दिया। पांचवी बार गया, पांचवी बार भी हरा दिया। जब पांचवी बार हार के आ गया तो उसकी बीवी भी तंग हो गई, उसको भी बोलती यार मैंने किस इंसान से शादी की है यार, बराबर ना, ये हर बार हार के आ जाता है, मुंह उठा के आ जाता है, यहाँ पीठ पिटा के आ जाता है, इससे अच्छा तो आप और कुछ काम कर लो यार, है ना, ये मेरी इज्जत क्या हो गई, लोग मुझे ताना देते हैं। लेकिन तो भी मोहम्मद गौरी ने बोला यार एक बार और यार, है ना, और लड़ने गया। छठी बार वो गया मार्केट के अंदर लड़ने के लिए पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने छठी बार भी हराया उसको, सातवीं बार भी हराया, आठवीं बार भी हराया। नौवीं बार भी जब हार के आया तो उसकी उसकी जो मम्मी थी, है ना, उसकी मदर ने भी बोला यार कैसा है यार, है ना, तूने यार, मैंने तेरे को इतना बढ़िया तरीके से सूरवीर बनाया, तू यार एक पृथ्वीराज चौहान से एक जंग नहीं जीत सकता है, तू कैसे आ गया यार, है ना, तूने यार पता नहीं मेरा नाम तूने डुबा दिया यार, तू क्या कर रहा है, बराबर ऐसा बोला। लेकिन उन्होंने भी बोला कि एक बार और, है ना, और फिर गया 10वीं बार, 11वीं बार, 12वीं बार गया, 13वीं बार वो लड़के आ गया, फिर हार के आ गया। 13वीं बार जब आया तब वो उसके जो पिताजी थे उसका भी पारा सटक गया। वही बोला है यहाँ गौरी, बराबर अब तू छोड़ ये, बराबर ना, तिल भाले तू छोड़ और तू यहाँ बैठ, कुछ दुकान वुकान खोल, काम कर, ये अपना काम का नहीं है। तू इतनी बार चल के आ गया, एक भी बार जीता नहीं है यार, कैसा तू कर रहा है, बराबर ना, तूने मेरा नाक डुबा दिया, अभी मुझे भी शर्म आता है कि तू मेरा, है ना, लेटा है, सब लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी मोहम्मद गौरी ने बोला एक बार और, है ना। 14वीं बार गया, 15वीं बार गया, है ना, 16वीं बार गया। जब 15वीं बार गया तब उसके सैनिक की बोले एक गौरी इधर आजा, अब मुझे तेरे साथ काम नहीं करना है, ये ले तेरे भाले, ये तीर, बराबर, तू तो हर बार लेके जाता है और हम पीट पिटा के आ जाते हैं, और हमारे बहरी पोरे जो है घर के ऊपर, है ना, वो भी अभी हमें बोल रहे हैं कि यार तू कहाँ किसके नीचे काम कर रहा है, क्या कर रहा है ना, तो हमको नहीं जाना है और तेरी टीम के अंदर हमें नहीं काम करना है, हमें नहीं लड़ने जाना है, तेरे को लड़ना है तो तू लड़, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मोटिवेट किया टीम को, उसको समझाया, फिर मोटिवेट करने के बाद बोला नहीं यार एक बार और। जब वो 17वीं बार गया, है ना, तो 17वीं बार जब गया तो पृथ्वीराज चौहान को लगा कि यार ये पता नहीं 16 बार आ चुका है, अब ये बार भी अगर वो जीता नहीं तो फिर से आ जाएगा, इसलिए बोला पृथ्वीराज चौहान ने भाई गौरी यहाँ बैठ, मैं भी बैठता हूँ, तू भी बैठ, बराबर, तुझे क्या चाहिए, तेरे मेरे से जीतना ही है ना, ले भाई मैं तुझे आज जिता देता हूँ, है ना, तू जीत जा, बराबर। ऐसे करके मोहम्मद गौरी जीता, बराबर ना। तो मोहम्मद गौरी ने 100% उसका जो गोल था पृथ्वीराज चौहान को हराना, 17वीं बार जाके उसने पृथ्वीराज को हराया, यानी हराया नहीं, पृथ्वीराज खुद हार गया, बराबर ना। यानी सिंपल बात है, हम जब मार्केट में चले जाएंगे, जब एक बंदा मना करेगा तो हमारे घर वाले भी बोलेंगे तू क्या कर रहा है, 200 रुपए का इनकम आएगी तो बोलेंगे 200 बड़ी बड़ी बात कर रहा है BMW जगवार की, लेकिन तेरा चेक तो 200 का आ रहा है। यानी जो स्टोरी में पृथ्वीराज गौरी के ऊपर डिपेंड होती है, जब भी आप वेस्टीज में काम करोगे, आप मार्केट में आओगे, आपके घर में आओगे तो बहुत सारे लोग, मोहल्ले वाले, बच्चे, बीबी और आपके फैमिली वाले लोग यही बोलेंगे तू क्या कर रहा है ना। लेकिन हमें एक ही बात को पकड़ के चलना है, एक बार और। कभी भी आपको ऐसा लगे कि यार आज आपको लगे कि यार नहीं हो रहा है, आपको लगे कि काम नहीं हो रहा है, तो एक ही बात आपको करना पड़ेगा, एक बार और मैं आपको बोल रहा हूँ एक बार और करने से एक बार ऐसा आपको दिन आएगा, आप क्राउन हो जाओगे, आप BUCD हो जाओगे और 100% आपका नाम हो जाएगा। हमेशा अगर कभी आपको लगे क्विट करने का भी मन हो तो आप एक ये स्टोरी यार हमेशा रखना, मोहम्मद गौरी को एक बार और, है ना, और ये नारा अपने दिमाग में घुसा के रखना, कुछ भी हो जाए, है ना, लेकिन हमारा जो गोल है, हमें जो सेट करना है, एक बार और करके आगे बढ़ना है। कुछ भी करे, टीम चली जाए, कुछ भी चले जाए, लेकिन हमें अपने आप को मोटिवेट करके बिजनेस को करना है। थैंक यू सो मच। आज की जो प्रेजेंटेशन थी यहाँ फिनिश होती है, और आज जो मुझे सौभाग्य मिला, हिरेन दादावाला सर और जो हमारे अश्विनी भटनागर सर है, उन्होंने मुझे मौका दिया ये कुछ प्रेजेंट करने के लिए, और कुछ मेरा जो नॉलेज था आज मैंने शेयर किया। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जिगर जी। थैंक यू सर।